सर कहना ये है कि सर यूएस। जो जर्नी है ना स्टॉक मार्केट की सर आपके साथ, वो हाँ। बहुत अच्छी चल रही है अब मेरी। अच्छा। और सर प्रॉफिट भी सही चल रहा है। दो इंडिकेटर सर मैं यूज करता हूँ, एमएससीडी एंड आरएसआई। और सर आपने जो बताया था ना कि एक जो लिमिटेड ग्रोथ मिलती है वो मिल रही है सर। अच्छा, तो आप उससे खुश हैं? आप आपको ऐसा नहीं बिल्कुल सर। आपको ऐसा नहीं लग रहा कि यार ये पीएफसी 12% बढ़ गया, काश मेरे को सर ने बता दिया होता, या ये आरएससी नहीं बीस सर, परसेंट नहीं भाग सर, रहा है? वो सर जो सर जो वो स्टॉक मार्केट में जो सर वो कहते हैं ना कि आप जो समथिंग डी सिंड्रोम, सर वो खत्म हो गया है। अच्छा। वो खत्म है। अच्छा, कोई ये सर आपको नहीं खरीदने लगता का टारगेट पता है, बेचने का टारगेट पता है, और जो अच्छा, मिलता है उसमें खुश होना है। उसमें खुश हैं? ओके। पता नहीं, आज हाँ आज सर। मैं दिन में मेरे पास दो तीन मैसेज आए, तो बड़ा अच्छा लगा मुझे पढ़ के। देखिए क्या होता है कि आपके जो फीडबैक्स होते हैं, आपके जो कमेंट्स होते हैं, आपके जो मैसेजेस होते हैं, वो मुझे नेक्स्ट सेशन को बनाने में बहुत हेल्प करते हैं। तो आज एक मैसेज आया कि सर ये मझगांव डॉग भाग रहा है, कैसे पता चलेगा कि कौन सा भागने वाला है? सच्चाई यही है, अगर मुझसे कोई पूछे कि ये कैसे पता चलेगा, ये किसी को नहीं पता है। ये किसी को नहीं पता है। और आप में से जब जो इस सर्वे को करना चाहे कर लेना। टीवी पे बैठ के बड़े बड़े एक्सपर्ट, और मैं नाम नहीं लेना चाहता, बड़े बड़े एक्सपर्ट 10-20 शेयर के नाम बताएंगे दिन भर में, दिन भर। भाई उनको सुबह 8 बजे से लेकर शाम के 4 बजे तक बैठना है। और उसके 20 दिन बाद, 25 दिन बाद वो वाली वीडियो दिखाएंगे आपको, देखिए हमने उस दिन वो बताया था। वो बताएंगे, वो वही करेंगे। लेकिन दिन भर में तो वो 100 स्टॉक बता देते हैं। 100 में से कोई तो बढ़ेगा ना। आप तो, मैं कहता हूँ चलिए दिमाग मत लगाइए। आपका जब मन करे बेटर होगा, मेरे को अच्छा लगेगा कि अगर आप लोग वीडियो ऑन करके बैठे, थोड़ा हम लोग बातें करें। और फिर मैं आपको, आप अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बोल करिए, अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बोल, बिल्कुल दिमाग मत लगाइए। आप निफ्टी के स्टॉक उठा लीजिए, आप सेंसेक्स से उठा रहे, आप निफ्टी 50 उठा लीजिए, निफ्टी 100 उठा लीजिए, निफ्टी 200 उठा लीजिए। अक्कड़ पक्कड़ बम्बे बोल ऐसे करिए, और करके 20 स्टॉक उठा लीजिए, 25 स्टॉक उठा लीजिए। एक महीने में आप देखेंगे कोई ना कोई ऐसा स्टॉक होगा जो 10% बढ़ गया, 20% बढ़ गया, एक दिन 15% भाग गया, एक दिन 5%, कोई ना कोई होगा। अब 15 दिन के बाद कहेंगे देखो मैंने ये बताया था। नहीं जी। आपका पोर्टफोलियो, मैं बार बार कहता हूं, आपका पोर्टफोलियो कैसा परफॉर्म कर रहा है, वही आपकी नॉलेज है, वही आपका एक्सपीरियंस है, वही आपका ग्रोथ है। आपने आज कितने रुपए कमाए, वॉट एवर यू आर अर्निंग, दैट इज नॉट गोइंग टू डू एनीथिंग। हाउ योर पोर्टफोलियो इज परफॉर्मिंग, हाउ योर पोर्टफोलियो इज परफॉर्मिंग, दैट इज गोइंग टू मेक अ बिग चेंज इन योर लाइफ। आपने 2,000 4,000 कमा लिए, ठीक है, क्या फर्क पड़ा उससे? क्या आपके सोच पे, आपके लाइफस्टाइल पे, आपकी ग्रोथ पे कोई फर्क पड़ा? बट आपका पोर्टफोलियो विच वाज 10 लाख लास्ट ईयर, नाउ इट हैज ग्रोन टू 12 लाख, नाउ 20% ग्रो हो गया। दैट इज अ ग्रोथ, दैट इज द रियल ग्रोथ। एक स्टॉक आपका, सपोज आपके पास 10 लाख थे, आपने 50-50 हजार रुपए लगा रखे, एक स्टॉक आपका 2 गुना हो गया, डबल हो गया, क्या फर्क पड़ा आपको? अल्टीमेटली तो आपको 10% का ग्रोथ देना, बाकी अगर नहीं चले तो प्लीज, मैं अच्छा एक आप लोगों की नॉलेज के लिए, आप लोगों के सेटिस्फेक्शन के लिए, मेरी अपनी अपनी सेटिस्फेक्शन के लिए चाहूंगा कि कोई जिसको लगता है कि मेरा पोर्टफोलियो मैं उस हिसाब से मेंटेन कर रहा हूं जिस हिसाब से सर ने बताया है। मैं एक बेसिक आउटलाइन अभी दोबारा दे रहा हूं कि आपके पास 20 से 25 स्टॉक होने चाहिए। उस 20 से 25 स्टॉक में हर स्टॉक में करीब 4-5% आपकी इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए, उससे कम नहीं, उससे ज्यादा नहीं। कंपनियां अच्छी वाली होनी चाहिए, और हमें लो लेवल पे खरीदना है। ये बेसिक हमारा एक फंडा है, लो लेवल पे, यही इसी फंडे पे हम स्टॉक बाय करते हैं। वी आर बाइंग 20-25 स्टॉक्स, not more than this, not less than that. We are investing 4-5% in each stock of our portfolio. We are buying at lower level, that means हम हाई पे कभी नहीं खरीदते जब तक 20-25-30% इट इज नॉट करेक्टिंग फ्रॉम द लाइफ टाइम हाई। हम उसे खरीदते नहीं, हम उसे देखते ही नहीं है। एंड वी आर बाइंग द गुड स्टॉक। ये तो एकदम बेसिक है। उसके बाद फिर हम कौन सा इंडिकेटर लगा रहे हैं, कौन सा कैंडल पैटर्न लगा रहे हैं, कब हम वो सब चीजें देख रहे हो बाद में। अगर ये जो बेसिक 4 लाइन मैंने बताया है, मैं प्लीज, आप लोग लाइव है, रिकॉर्ड हो रहा है, ये यूट्यूब पे वैसे ही जाएगा, ये कोई आदमी लाइव बोल दे एंड आई एम रेडी टू एक्सेप्ट कि सर ये बेसिक मैंने लगाया था जो आपने सिखाया, आई एम डूइंग दिस फॉर लास्ट 1.5 ईयर, और मेरा पोर्टफोलियो जो है इज नॉट गिविंग एट लीस्ट बेटर देन एफडीज। है कोई ऐसा? एनी वन ऑफ यू?
मैं सुनना चाहूंगा, बिकॉज आई विल इम्प्रूव माई सेल्फ। एनी वन ऑफ यू जिस सर 3-4 मंथ हुए हैं ज्वाइन किया आपके साथ जुड़े सर, ऑलरेडी एफडी से ज्यादा हो चुका है सर। अच्छा चलिए, थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। लेकिन मैं वो जानना चाहूंगा जिसका नहीं हुआ है, बिकॉज अच्छे वाले तो ठीक है सर, क्योंकि मैं करता हूं, मेरा तो 20 साल का एक्सपीरियंस है, मुझे पता है। मैं मेरे को जब मैसेज आता है ना कि मजगांव डॉग 20% भाग गया, टीटीएमएल ये भाग गया, वो ऐसा हो गया, आप कॉन्कोर ये हो गया, पता नहीं, सुन के बड़े लगता है क्यों कर। मैं बता रहा हूँ, एक चीज जान लो, जो लोग मुझसे जुड़े थे 2 साल पहले, उनको मैंने कहा था क्रिप्टो में आपका पैसा 1/10 हो जाएगा। याद है किसी को? उसी समय क्रिप्टो खूब चढ़ा। याद है सर, याद है? यस सर, याद है याद है सर, याद है सर, सबको? याद है। यस आज सर, आज आज कोई याद क्रिप्टो है। टीवी पे क्रिप्टो, याद है सर। बड़े बड़े जो एंकर हैं वो टीवी पे क्रिप्टो के लिए आधा घंटे का सेशन होता था क्रिप्टो का, आज नहीं रहते। वो किस किस मुंह से बोलेंगे? नहीं बोल सकते वो। आज मैं आपको बता रहा हूं, पिछली क्लास में बताया था, ये जो गवर्नमेंट कंपनियां भाग रही हैं, ये इतना बड़ा बबल बन रहा है ना, जो लोग उसमें फंस रहे हैं वो रोएंगे। या तो आपका आपकी किस्मत इतनी अच्छी है कि आप लेते जा रहे हैं और अब एग्जिट करते जा रहे हैं, टाइमली आप एग्जिट कर गए, निकल गए। वही है, क्रिप्टो में भी कोई 10,000 में एंट्री किया, 30,000 में निकल गया, ठीक है, लेकिन एग्जिट नहीं कर पाते ना, लालच होता है ना। 10 में दिया, 30 हो गया, 40 हो रहा है तो और लगाओ, और बढ़ो और बढ़ो, और वो 60 हो गया, 60 से 50 आता फिर भी नहीं निकलते, क्यों? अरे यार 50 हो गया, अब थोड़ा कम हो गया, थोड़ा और बढ़ेगा तब निकलूंगा। फिर वो 50 से 40, नहीं नहीं नहीं, ये तो और कम हो गया, अभी और बढ़ेगा तो निकलो, वो निकल नहीं पाते। आपका पैसा कितना हो गया उससे कोई मतलब नहीं है, जब आप उस पैसे को कैश में कन्वर्ट नहीं कर पाए। इफ यू आर बाइंग आईटीसी, if you are buying Reliance, if you are buying Bajaj Finance, if you are buying Asian Paint like stock, आप जब चाहे 2-4% ऊपर नीचे आप उसे एग्जिट कर पाएंगे, आप उससे एग्जिट कर पाएंगे। स्टॉक, आपका पैसा वैसा ना बन जाए जैसे प्रॉपर्टी में है। गुड़गांव में आप जाएंगे, ये फ्लैट कितने का है? 2 करोड़ का, कल आप बेचने जाए 1.5 करोड़ का भी कस्टमर नहीं मिलता। अभी आजकल तो मंदा चल रहा है तो दाम होता है, हाँ इतना का हो गया, फीलिंग होती है या मेरा प्रॉपर्टी इतने की होगी, बिकता नहीं है। तो वो दैट इज ऑफ नो यूज। पैसा वही काम का है जो समय पे आपको काम आए। हमेशा ध्यान रखिए, पैसा वही काम का है जो समय पे आपको काम आए। जब उस पैसे की जरूरत है वो आपके काम आ जाए, वही पैसा आपके काम का है। इस माइंडसेट के साथ आपको 50% नहीं कमाना। प्लीज, अगर आप 15-18% कमाने की कोशिश करेंगे, आप बहुत अच्छे से कमाएंगे। आज भी बहुत अच्छे अच्छे स्टॉक्स हैं, अच्छे लेवल पे अवेलेबल है। कुछ स्टॉक्स को आज हम डिस्कस करेंगे और बात करेंगे। फिर अगेन, नो रिकमेंडेशन फ्रॉम माय साइड, मैं कोई रिकमेंडेशन देने नहीं जा रहा हूं। मैं एक स्क्रीनर यूज करूंगा आपके सामने, उस स्क्रीनर को आप भी यूज करेंगे, देखेंगे एक नई कि कैसे हम कुछ। आज मेरे पास एक क्वेश्चन आया था कि सर आप सस्ते स्टॉक्स को ढूंढते कैसे हो? तो मैं एक स्क्रीनर आपको लगा के दिखाऊंगा कि अच्छे स्टॉक ढूंढना मैंने आपको बताया है, लेकिन मैं आपको सस्ते स्टॉक ढूंढना सिखाऊंगा आज, कि सस्ते कौन से हो गए हैं उनको देखना। किसी ने लिखा एक्सीलेंट, किस बात पे एक्सीलेंट लिखा मैं समझ में नहीं आया, तो प्लीज मुझे बताइए। मेरी टी शर्ट अच्छी लग रही है क्या? इस बात पे लिखा है क्या एक्सीलेंट? तो आई डोंट नो। तो मुकेश जी ने लिखा है। सर दोनों ही हो सकते हैं, आपकी अच्छा, टी शर्ट भी और नॉलेज भी। अच्छा, नॉलेज के लिए तो हम लोग ये सीखेंगे कि हाउ टू सर्च। वी हैव डन अ लॉट ऑफ स्क्रीनर कंसेप्ट फॉर हाउ टू सर्च गुड स्टॉक, वो हमने किया हुआ है। यू विल फाइंड अ लॉट ऑफ वीडियो जो लोगों ने रेट। आज हम सीखेंगे हाउ टू फाइंड a stock which is available at reasonable price, what we can say that, कि वो स्टॉक अच्छे रेट पे अवेलेबल है। उस तक हम कैसे पहुंचते हैं मैं फिर बता रहा हूँ। स्क्रीनर आपको केवल एक डायरेक्शन में ले जाता है, वहां पे आपके पास एक लिस्ट आ जाती है, देन यू स्टार्ट। है क्या हमारे पास स्टॉक कितने हैं? 6, 6.5, 7,000। अब 7,000 स्टॉक है, 7,000 स्टॉक में से हम किस स्टॉक के एनालिसिस करें, कितना टाइम है हमारे पास? तो अगर उस दैट 7,000 के लिस्ट को हमने उसको अपने पास ले आए, और कितना पे ले आए? 200, 250, 300 पे। उस 300 को हम 30 पे ले आए, तो उन 30 का रिसर्च करना आसान होगा। दैट इज द स्किल वी हैव टू लर्न, और जितना हम दे पाएंगे टाइम उतना अच्छा। जब हम टाइम दे पाएंगे, अब आप देखिए, अभी हमने लास्ट टाइम में हमने आवास फाइनेंस खरीदा था, जितने भी ये खरीदे 1400-1500 रुपए के आसपास बहुत सारे स्टॉक खरीदे थे पिछले 2 महीने में। आपका फाइन ऑर्गेनिक खरीदा था, सब लगभग 10% ऊपर हो चुके हैं। एंड फॉर मी 2-3 महीने में 10%, आई एम वेरी हैप्पी। आई डोंट नो आप लोगों के साथ क्या है, आई एम वेरी हैप्पी। मुझे लगता है साल भर में 20% मिल जाए, आई एम वेरी हैप्पी। तो मैं उसके बियॉन्ड सोचता ही नहीं हूँ, इसलिए शायद मैं इसलिए खुश रहता हूँ कि मेरी एक्सपेक्टेशन कम है।
लाइफ में एक हमारे जो गुरु जी है वो यही कहते हैं, जीवन के खुश रहने का एक सबसे आसान तरीका है your expectation from your family, from your life, from your boss, from your anything. The person who have least expectation will be the happiest person of the world. तो शायद मेरी एक्सपेक्टेशन शेयर मार्केट से भी कम होती है, तो इसलिए आज मुझे श्वेता मैम बहुत दिनों के बाद दिखाई दे रही है, मैं भी कि लगता है पेपर ऊपर खत्म है। गुड इवनिंग सर। Good नहीं, evening, मैं कैसे हो? आती हूँ क्लास में। नहीं मैं आती हूँ सर, आप आते कैमरा हैं? ऑन नहीं होता। हाँ अच्छा, जी मैं आती हूँ। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। एक स्किनर लगाते हैं और सीखेंगे ये। अगेन दिस इज अ प्रोसेस, आई एम टेलिंग यू, दिस इज नॉट समथिंग कि हाँ आप इसको करें, इसको एक प्रोसेस है, सीखने का तरीका है जितना मैं यूज करता था। देखिए, सपोज मैं एक लगा रहा हूं एक स्किनर आज, इसको मैं कहता हूं करंट पी। देखिए जरा, प्राइस अर्निंग मैंने दिया, विच शुड बी लोअर देन प्राइस अर्निंग मार्जिया जी प्लीज म्यूट कर दीजिए अपने आप को, माय हम्बल रिक्वेस्ट। मैं ही कर देता हूं सो दैट कि आपको, मैं, मेरी हेल्प कौन करेगा म्यूट करने में? दीपक जी को मैं राइट दे देता हूं, ये लीजिए, ठीक है। नाउ अब मैं देता हूं हिस्टोरिकल पी ऑफ 5 ईयर ले लो, 10 ईयर ले लो, एक बेसिक है, आपके ऊपर है, जितना टाइम हो जितना मैंने दिया है। प्राइस अर्निंग, करंट प्राइस अर्निंग इज लेस देन हिस्टोरिकल प्राइस अर्निंग, एक महीने, यानी आज जो चीज मिल रही है, आज टमाटर मुझे 40 रुपए से कम मिले, टमाटर का हिस्टोरिकल प्राइस क्या है, एवरेज क्या है, वो है 40 रुपए। 30 मिले अच्छा है, 50 मिले खराब, सिंपल सी बात है। मैं इस कंसेप्ट को मैं लगाने जा रहा हूं। अच्छे स्टॉक क्या होते हैं, अगर चाहो तो साथ में ये भी लगा सकते हो, एंड लगाना है आपको आरओई। अच्छे स्टॉक वैसे आपके पास लिस्ट ऑलरेडी होती है, आरओई इज ग्रेटर देन, मान लीजिए आप 15 लेना चाहते हैं, जो भी आपको मन करे, एंड एक दो और लगाना चाहें आप लगा सकते हैं, जैसे भी मन के। मैंने ऐसे ले लिया। मैं थोड़ा सा आपको रिसर्च को थोड़ा कम करना चाहता हूँ, अब मतलब डेटा को ज्यादा रखना चाहता हूँ, इसलिए मैं इसको हटा दे रहा हूँ। मैंने आपको सिखाने के लिए ये भी बता दिया कि यू कैन डू दैट, एक दो चीजें और भी आप इसमें लगा सकते हैं। मैंने इसको किया रन दिस क्वेरी। जब मैंने रन दिस क्वेरी किया तो मेरे पास 862 स्टॉक, आज भी जब मार्केट जो है एकदम लाइफ टाइम हाई के आसपास है, फिर भी 862 स्टॉक ऐसे हैं जो आज भी सस्ते हैं अपने 5 साल के एवरेज के हिसाब से। 5 साल का जो डेटा है, एवरेज डेटा, अगर मैंने 5 ईयर का लिया है, 10 ईयर का भी ले सकते हैं, 7 ईयर का भी ले सकते हैं, एक डेटा जब मैंने लिया तो मेरे पास 862। लेकिन मुझे पता है मैं छोटी मोटी कंपनियां वैसे में नहीं जाता, तो मैं सबसे पहले क्या करूंगा, इसको मैं, इस डेटा को मैं अलाइन करूंगा, इस डेटा को मैं शॉर्ट करूंगा ऑन द बेसिस ऑफ मार्केट कैप। मैं यहाँ गया मार्केट कैप पे जाके और मैंने यहाँ पे क्लिक कर दिया। जैसे मार्केट कैप पे क्लिक किया तो मेरे पास बड़ी बड़ी कंपनियां ऊपर आ गई। अब ध्यान से देखो जरा, मतलब पता नहीं क्यों लोग नहीं खरीद रहे। आज टीसीएस सस्ता है, आज एचडीएफसी बैंक सस्ता है, आज आईसीआईसीआई बैंक सस्ता है, इन्फोसिस, एचयूएल, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, भारतीय एयरटेल थोड़ा लोन वाली कंपनी इसलिए मैं उसको अवॉइड करता हूं, बजाज फाइनेंस, कोटक महिंद्रा, ठीक है, और उसके बाद एशियन पेंट जैसा, ठीक है, एक्सिस बैंक, बजाज फिनसर्व। अगर टॉप 10 12 15 कंपनियां देखेंगे, मार्केट लाइफ टाइम हाई पे है, लेकिन ये कंपनियां आज भी सस्ती मिल रही हैं। लेकिन ये तो चाहिए ना, किसी को चाहिए क्या, जो डबल हो रही हैं। कुछ दिन पहले ये भी चाहिए थे, कुछ दिन पहले सबको बजाज फाइनेंस चाहिए था जब भाग रहा था, सबको एशियन पेंट चाहिए था, आज नहीं चाहिए एशियन पेंट। अगर मैं दिखाता हूँ, आई डोंट नो, अगर एशियन पेंट से भी किसी को लगे कि एशियन पेंट खराब कंपनी है, देखिए जरा, आरओई देखिए, आरओसी देखिए, डेट देखिए, प्रमोटर्स होल्डिंग देखिए, कुछ भी, कोई कहते हैं किसी भी पैरामीटर पे देख लीजिए, जो पैरामीटर किसी कंपनी के अच्छे और खराब का डिफरेंस है, जो विच वी हैव ऑलरेडी डन इन आवर बेसिक क्लासेस। किसी ने नहीं किया तो मुझे बताएगा, मैं किसी न किसी बैच में उसको, एनी पैरामीटर यू डू फॉर दैट। 10-12% का डेट है कंपनी के ऊपर, आरओसी अच्छा है, आरओई अच्छा है, 3 लाख करोड़ का मार्केट कैप है कंपनी का, सब कुछ देखोगे तो, एंड इफ यू गो एंड सी द पी
और मैं हिस्टोरिकल पी देखता हूं अगर, तो मुझे अपने हिस्टोरिकल पी पे ये 5 साल का 10 साल पे तो थोड़ा ऊपर दिख रही है, लेकिन अगर मैं 5 साल का देखता हूं तो ये मुझे नीचे मिल रही है। सीरियस हिस्टोरिकल पे के हिसाब से बड़े आराम से मुझे नीचे, दिस इज अवेलेबल। तो क्या मुझे, तो ऐसी कंपनियों के 2 4 5 7 डिपेंडिंग अपॉन हमारा पोर्टफोलियो कितना बड़ा है, ऐसे ही स्टॉक खरीदे जाते हैं कि जब मेरी सैलरी से मेरे पास पैसा बच गया, हाँ जी इस महीने कुछ लगाना है, तो मैंने 4 एशियन पेंट खरीद के रख लिए। अगले महीने फिर देखा कौन से सस्ते हैं। मेरे पास अच्छे स्टॉक के लिस्ट हमेशा होने चाहिए। मैं रिपीट कर रहा हूं, यू शुड ऑलवेज हैव अ लिस्ट ऑफ गुड स्टॉक। You have to find only the stock which is available at lower price। तो गुड स्टॉक हमेशा आपकी एक लिस्ट है, उसी में से अब देखो सस्ता क्या मिल रहा है। इस महीने 10,000 का क्या खरीदो, इस महीने 15,000 का क्या खरीदो, वॉट एवर इज योर सेविंग, दैट यू हैव टू डिसाइड। आई एम अगेन गोइंग टू माई लिस्ट। मतलब मुझे नहीं समझ में आ रहा आज लोग क्यों नहीं खरीद रहे, क्यों नहीं खरीद रहे? क्योंकि लोगों को बजाज फाइनेंस, चलिए मैं दिखाता हूँ कहाँ गया बजाज फाइनेंस मेरा, ये रहा। बजाज फाइनेंस लोग नहीं खरीद रहे। मैं आपको अपना बता दे रहा हूँ, प्लीज डू नॉट टेक इट अदरवाइज, मेरा कोई रिकमेंडेशन नहीं है। मैंने इस वीक में काफी बजाज फाइनेंस अपने पोर्टफोलियो में ऐड किया है, ये मेरा अपना डिस्क्लेमर है। मेरा काम है बता देना, ताकि कल को कुछ हो तो आप अपने लिए खरीदेंगे, प्रॉफिट आपका लॉस आपका। मैंने खरीदा है, मैंने ऐड किया है अपनी पोजीशन। ये देखिए क्या सी दिस 10 साल का डेटा देखो, लेकिन नहीं खरीदेगा कोई ना। खरीदना तो हमें टीटागढ़ वैगन है। अब जब वो टीटागढ़ वैगन का एक आपको कहानी बताता हूं। अभी मैं सुन रहा था, एक रिपोर्ट पढ़ रहा था, चंद्रायन मिशन 600 करोड़ का एक मिशन है। आपने सुना होगा 610 करोड़ का मिशन। आपको क्या लगता है अगले 10 सालों में इंडिया ऐसे ऐसे कितने मिशन भेज देगी? नेक्स्ट 10 ईयर में चंद्रायन जैसे कितने मिशन भेज देगी, या किसी और कंट्री को अपना टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करके कितने मिशन भिजवा देगी अगले 10 सालों में? एनीवन हैव एनी आइडिया कि कितने हो सकते हैं मैक्सिमम? कोई बता सकता है? 2 3 4 5 10 20 कितने हो सकते हैं? एनी आइडिया? मैक्सिमम 10 सर। 10 और बताइए। 10 भेज देगी, 15 भेज देगी, 20 भेज देगी, यही तो कर सकते हैं ना। इससे इसके बियॉन्ड कुछ कर सकते हैं। अगर 20 होते हैं तो टोटल जो 20 होंगे 600 करोड़ इंटू 20 12,000 करोड़ का होता है। 12,000 करोड़ इज द टोटल रेवेन्यू। उसमें प्रॉफिट कितना होगा वो बाद की बात है। टोटल रेवेन्यू जो टोटल वो होगा वो 12,000 करोड़ का मिशन बनता है। जो भी उसमें काम कर रहे होंगे, जो इसके थ्रू इनकम होगी, वो बार किसी को सैलरी मिलेगा, किसी को वो मिलेगा, किसी को सप्लाई के लिए कुछ मिलेगा, वो टोटल 12,000 करोड़ का होगा ना। 12,000 करोड़ का होगा अगले 10 सालों में, जो टोटल होगा, इफ आई एग्री कि हम 20 हो जाएगा तो। और जिस दिन चंद्रयान मिशन वहां पे लैंड हुआ है, वो कंपनियां जो इससे अटैच्ड हैं, कुछ जो भी केवल कुछ पार्ट बनाती हैं, उन सबका मिला के मार्केट कैप 31,000 करोड़ बढ़ गया। 31,000 करोड़ उन कंपनियों का मार्केट कैप बढ़ गया, जो इसे कहीं से कोई इसको एक स्क्रू देता होगा, कोई इसको एक रेंस देता होगा, उनका 31,000 करोड़ का मार्केट कैप बढ़ गया। क्या लॉजिक है, क्या लॉजिक है? लेकिन लोग खरीद रहे हैं। हाँ जी, बस ऐसा लग रहा है चंद्रमा पे सब जाने ही वाले हैं, सब बैठ के। जाइएगा जी, कोई बात नहीं, समय आएगा उसका भी। उसका भी समय आएगा, देखिएगा। तो ठीक है, हमारी कंट्री ने कुछ किया, अच्छा किया, वी शुड बी हैविंग प्राउड ऑफ दैट। हमें उसको प्रेज करना चाहिए, हमें अपना डीपी पे लगा लो। लेकिन जब हम फाइनेंशियल डिसीजंस ले रहे हैं तो वहां पे इमोशंस नहीं आते, वहां पे लॉजिक्स आते हैं। आपको देखना है कि हाँ जी, जो कंपनी इसको कुछ सप्लाई कर रही है या जो कंपनी इसमें इन्वॉल्व है, उसको कितने का ऑर्डर मिल सकता है अगले 10 सालों में, उसको कितने का प्रॉफिट हो सकता है अगले 10 सालों में। पता चलता है जी, हाँ जी, मेरे टूथपेस्ट में नमक है, एक ऐड निकाला, उसके बाद पता चला जी, हाँ जी, कॉलगेट का मार्केट कैप जी 10,000 करोड़ से बढ़ गया। और जब कैलकुलेशन करके देखा तो भाई एक आदमी, इंडिया का एक आदमी, सरो मान के चलो सारे आदमी, इंडिया के सारे आदमी कॉलगेट यूज करना शुरू कर देंगे। क्या आपको लगता है 50 रुपए से ज्यादा का कॉलगेट आप एक महीने में यूज करोगे? नहाओगे थोड़ा ना कॉलगेट से। आप पूरे 150 करोड़ लोगों पे 50 रुपए जोड़ो, इंटू 12 करके देखो तो कितना बनता है।
एक ऐड आता है, पता चलता है जी, तो आपको लॉजिक समझ में आता होना चाहिए कि हाँ जी इस पूरे प्रोसेस में व्हाट विल हैपन टू द रेवेन्यू, एंड रेवेन्यू से भी आपको कुछ मिलना जाना है नहीं, अल्टीमेटली तो व्हाट विल बी कन्वर्टेड इनटू प्रॉफिट। प्रॉफिट पे इस पर कितना भाई 10% का मार्जिन होगा, 12% मार्जिन होगा, 20% मार्जिन होगा, तो दैट विल बी, वहां उतना मार्केट कैप बढ़ता है तो समझ में आती है बात, लेकिन बढ़े जा रहा है। तो इस तरह से हमें अपने डिसीजंस नहीं लेने चाहिए। अगर आप फाइनेंस में हैं और आप इन चीजों को जानना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, तो आपकी इन्वेस्टमेंट जो है ना, जो लॉजिकल इन्वेस्टमेंट है, लॉजिकल इन्वेस्टमेंट ये कहता है निफ्टी बढ़ेगी 12%, आपका नॉलेज होगा तो आप सिर्फ 15 कर देंगे, 18 कर देंगे, 20 कर देंगे। अगर आप ऐसी कंपनियों में फंसते जा रहे हैं जो कंपनियां पिछले 1 साल में 4 गुना हो गई, 5 गुना हो गई, and still you are buying, you go through any of the defense company, मुझे पता है कि वो 5 गुना हो गई है, मुझे ये नहीं पता कि क्या अगले 1 साल में फिर वो 10 गुना हो जाएगी, मुझे नहीं पता। जितनी प्रोबेबिलिटी उसके डबल होने की अब है, उसकी 10 टाइम्स प्रोबेबिलिटी उसके हाफ होने की है। अब आप बताओ, आप क्या उस रिस्क को लेने को तैयार हो? इफ यू आर रेडी टू टेक रिस्क, यू शुड बी गोइंग दैट। लेकिन रिस्क नहीं लेना है, रिस्क नहीं सर, मेरा पैसा नीचे जाता है दुख होता है सबको, रिस्क लेना नहीं है, और रिटर्न वो वाला थॉट प्रोसेस वही वाला है। तो क्या हम ऐसा कुछ करें कि नहीं जी हम अपने पैसे को ऐसे लगा के रखें जिससे कि हमारा पैसा स्टेडी ग्रो हो, लेकिन अच्छा ग्रो, अच्छा ग्रो। आज मुझे किसी मैम ने भेजा था, आई डोंट नो सी इज देयर और नॉट, उन्होंने एक मुझे स्क्रीनशॉट भेजा अपने एनपीएस का और अपनी एक फ्रेंड के एनपीएस का। है क्या वो टीचर, इफ सी इज देयर, कि सर हम दोनों ने 2017, इफ आई एम करेक्ट, 2017 में हमने गवर्नमेंट जॉब ज्वाइन किया, और मेरे को भी एनपीएस मिला, उनको भी एनपीएस मिला। फंड सिलेक्शन में, केवल फंड सिलेक्शन में उन्होंने कोई और फंड ले रखे थे एनपीएस में, और जो उनकी फ्रेंड थी उन्होंने कुछ और ले रखे थे। तो मैं देख रहा था 3% पर एनम का एनपीएस में डिफरेंस है, डिफरेंस है एनपीएस का। अब आप ये सोचिए कि इफ इट विल कंपाउंड फॉर नेक्स्ट 20-25 ईयर्स, तो कितना बड़ा डिफरेंस होगा, वो बहुत बड़ा डिफरेंस होगा। तो दैट शुड बी योर प्रोसेस कि हाँ जी हमें अपना, जब पता है, सबको पता है कि जी एनपीएस में जो आज पैसा लग रहा है, ध्यान से समझिए सर, अगर आप में से कोई एनपीएस लेता है, चलाता है, इधर यू आर इन प्राइवेट जॉब और इन गवर्नमेंट जॉब, यू नो कि एनपीएस में जो पैसा लग रहा है वो आज के 15 साल बाद, 20 साल बाद ही देना है। जब 15 साल बाद, 20 साल बाद है ना, दिस इज अ लॉन्ग टर्म, तो व्हाई नॉट योर मनी शुड बी फुल्ली इन्वेस्टेड इनटू इक्विटी। उसमें डेट रखना क्यों है? उसमें तो डेट तब रखना है जब आपको लगे कि हाँ जी अब मार्केट में बुलबुला बन गया, इस समय डेट रख लेते हैं, जैसे अदरवाइज लॉन्ग टर्म में है तो चलो उसको इक्विटी में डालो। अगर आप चेंज कर सकते हैं तो आपको उसको डेट में कन्वर्ट करना चाहिए जब बुलबुले का टाइम हो उस समय, अदरवाइज तो लॉन्ग टर्म में तो अच्छी खासी इक्विटी, ताकि वो आपको कंपाउंडिंग का बेनिफिट मिलेगा, ताकि आपको ग्रोथ का बेनिफिट मिलेगा। तो ये सब चीजें हमें समझ, हमें तो एनपीएस का पैसा आपको 4 साल में या 2 साल में तो निकालना है नहीं। मैंने आपको बताया था, मेरा बेटा 11th क्लास में है, मुझे पता है कि 2 साल बाद पैसे की जरूरत है, और मुझे लगता है मुझे इक्विटी का, एटलीस्ट आपको लगे ना, कि मुझे ये पता है कि मेरे को इक्विटी का ठीक ठाक नॉलेज है। क्या मैं अपने पैसे पे 15% या 20% साल का नहीं कमा सकता? लेकिन मुझे पता है मेरा बच्चा 11th में है, अगले साल पैसे की जरूरत है। मुझे नहीं पता कि रात को अभी बाइडन यहाँ आए हुए हैं और चाइना जो है एक बम ताइवान पे फेंक दे, कोई बड़ी बात नहीं, क्या करूंगा मैं? अपने बेटे का पढ़ाई थोड़ा रुकवा दूंगा? इसलिए आई एम पुटिंग दैट मच ऑफ मनी विच आई नीड नेक्स्ट ईयर इन एफडी। मेरा पैसा 6%, आई एम हैप्पी विद दैट, बिकॉज दिस इज फाइनेंशियल प्लानिंग। फाइनेंशियल प्लानिंग होता है जो पैसे की जब आपको जरूरत हो वो पैसा आपको अवेलेबल हो। ऐसा नहीं कि हाँ जी मार्केट भाग रहा है कुछ भी लगा दिया, नहीं। जब मार्केट खराब था, सिचुएशन वैसी थी, तो मैंने आपको बताया था कब आपको गोल्ड बेच के इक्विटी में लगाना है, कब आपको इक्विटी। अब देखिए गोल्ड जो है पिछले 6 महीने में अगर आप देखेंगे तो बस जहां का वहां। तो दिस इज द टाइम यू हैव टू थोड़ा थोड़ा पैसा गोल्ड में अब इन्वेस्ट करना चाहिए अब आप। दिस इज द टाइम। जब गोल्ड भाग रहा था, जब वो 50,000 से 60,000 हो रहा था, तो एवरीबॉडी वाज रशिंग गोल्ड गोल्ड गोल्ड। आज गोल्ड की कोई बात है, टीवी पे भी बात नहीं हो रही, कहीं बात नहीं हो रही। अब 6 महीने 8 महीने हो गए, कॉन्सेंट्रेट हो रहा है गोल्ड। तो नाउ यू हैव टू थिंक कि हाँ जी अब हम थोड़ा सा गोल्ड में लगाना शुरू करें, बिकॉज 1 साल कॉन्सेंट्रेट करेगा, 1.5 साल कॉन्सेंट्रेट करेगा, फिर वो इंक्रीज करेगा। तो अगर आपको सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड अगर आते हैं तो उसको आपको थोड़ा थोड़ा खरीदना चाहिए। तो दिस आपको, ये हमारा सब कुछ माइंडसेट के ऊपर है। माइंडसेट को अगर आप पॉजिटिव लेके चलेंगे, पैसा बन जाएगा। आपको सबसे पहले कोई भी काम करते हैं,
उसका लर्निंग ऑब्जेक्टिव होता है ना। उसी तरह आप जब इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो उसका एक पर्पज है, आप इन्वेस्ट कर क्यों रहे हैं। कुछ मैंने बहुत लोगों से पूछता हूँ, कहते हैं बहुत पैसा बनेगा। बहुत पैसा बन के क्या कर लोगे? आपको देखना है इन विच एज यू आर, when will be the retirement, how much money you need at that time, what is the age of your child, उसको कितने पैसे की जरूरत है, उस समय क्या उतना पैसा बन जाएगा। अगर उतना पैसा जितने आपके बच्चे के एजुकेशन के जरूरत है वो आपका 15% पे बन जाता है, यू शुड बी हैप्पी विद दैट। वाई यू आर थिंकिंग अबाउट 30% और पता चला कि 30 में रिस्क इतना ले लिया कि वो बच्चे का एजुकेशन नहीं रुक सकता है, तो वो पैसा बना के कोई फायदा नहीं, कि वो बन भी सकता है और नहीं भी बन सकता है। नो, मुझे तो अपने बच्चे की एजुकेशन, दैट इज माय प्रायोरिटी। तो मेरे को पता है मेरी बेटी 7th क्लास में है, 5 साल बाद उसको जरूरत पड़ेगी, सी विल बी मूविंग टू द कॉलेज। उस समय मुझे दिख रहा है कि हाँ जी, अगर ठीक ठाक कोई बच्चा एमबीबीएस वगैरह करना चाहे या नॉर्मल भी ग्रेजुएशन करना चाहे तो आज के टाइम पे 20 से 40 लाख के बीच में खर्चा आ रहा है, ये मुझे समझ में आ रहा है। तो आज के 7 साल बाद इसका डबल होगा, करीब करीब 70-80 लाख रुपए की जरूरत पड़ेगी। तो 70-80 लाख रुपए में कितना डालता रहूंगा कि मुझे एक 15-18% के रिटर्न में ठीक ठाक मिल जाएगा। दैट शुड बी योर थॉट प्रोसेस। उतना सोच के अगर आप इन्वेस्ट करेंगे तो आप अच्छा पैसा अच्छे टाइम पे बना पाएंगे। ठीक है, एक दो क्वेश्चन रहते हैं, फिर मैं कुछ स्टॉक्स आपके साथ डिस्कस। आई होप इस स्क्रीनर में जो मैंने अभी आपको एक दिखाया, इस स्क्रीनर से रिलेटेड कोई क्वेश्चन अगर आपको पहले पूछना है तो मुझसे बताइए आप लोग। एनी वन ऑफ यू हैव एनी डाउट ऑन दिस क्वेरी, जिसमें मैंने आपको बताया हाउ टू सेलेक्ट द स्टॉक्स विच आर अवेलेबल कंपैरेटिवली एट लोअर प्राइस। लोअर प्राइस का मतलब ये नहीं होता कि हाँ जी पहले वो 5000 का था अब वो 4000 में मिले तो लोअर प्राइस। नो, पहले वो किस पी पे था। आई एम रिपीटिंग, स्टॉक सस्ता, अगर आप ये सोचेंगे कि जो स्टॉक 10,000 का है वो 8,000 पे हुआ तो सस्ता हुआ, ये दुनिया का सबसे गलत कैलकुलेशन है। उसमें आप 8,000 का होने के बाद भी वो 10,000 वाले से महंगा हो सकता है, आपको नहीं खरीदना है। एंड सम टाइम 10,000 का स्टॉक था लास्ट टाइम यू वर बाइंग, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ बजाज फाइनेंस मैंने लास्ट टाइम बाय किया था, अगर मैं सही हूँ तो शायद मैंने लास्ट बाय अभी जो किया था 56-5700 के आसपास किया था, और आई होप मैंने आप लोगों से डिस्कस भी किया था। आज इस वीक में मैंने 7200 के आसपास में मैंने बजाज फाइनेंस को बाय किया है, और मैं आपको बता रहा हूं मैंने बजाज फाइनेंस को मेरी कैलकुलेशन के हिसाब से, मेरी नॉलेज के हिसाब से उसी वैल्यूएशन पे बाय किया जिस वैल्यूएशन पे मैंने 5600 पे बाय किया था। वैल्यूएशन इज सेम, वैल्यूएशन इज सेम। ये आपको इस बात की समझ इक्विटी में होनी चाहिए। इक्विटी में आप सोचेंगे नहीं जी बजाज फाइनेंस में 5600 पे ही बाय करूंगा, तो आप कभी सही स्टॉक सही रेट पे नहीं खरीद पाए। आपको समझना है कि बजाज फाइनेंस किस पी पे अवेलेबल होने वाला स्टॉक है, उस पी पे एक बैंकिंग स्टॉक जो होते हैं किस प्राइस टू बुक वैल्यू पे ट्रेड होते हैं। मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूं, कोई भी अच्छा बैंक जो प्राइवेट सेक्टर बैंक है वो तब महंगा हो जाता है, आप लिखिए, जब वो अपने 4 टाइम्स ऑफ प्राइस टू बुक वैल्यू चला जाता है। कोई भी आप आईसीआईसीआई को देख लीजिए, एचडीएफसी को देख लीजिए, एक्सिस को देख लीजिए, जब वो 4 टाइम्स ऑफ लगभग 3.5-4 के बीच में आए तो वो महंगा हो गया, और जब वो 2-2.5 के बीच में आए तो सस्ता हो गया। तो मेरे को जब खरीदना होता है मैं देखता रहता हूँ, जब वो 2-2.5-3 कोई भी अच्छे जो बैंकिंग स्टॉक है, आई एम टॉकिंग अबाउट एक्सिस, आई एम टॉकिंग अबाउट एचडीएफसी, आई एम टॉकिंग अबाउट कोटक, आई एम टॉकिंग अबाउट आईसीआईसीआई, ये वाले स्टॉक व्हेनेवर वो 1600 में है, वो 1800 में है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। whenever these stocks are available at 2.5-3 times of book value, that is the time to buy. whenever these stocks available at 4 times of book value, you have to stop. अगर आपको बेचना है, ट्रेडर है, तो आप बेच भी सकते हैं, फिर आपको मिलेगा और जरूर मिलेगा और आप पैसा बना लेंगे। लेकिन अगर आप चाहेंगे कि नहीं जी मैं तो एचडीएफसी बैंक को तभी खरीदूंगा जब वो 1300 पे दोबारा आएगा, नहीं आएगा। आई शो यू, दिखाता हूं मैं आपको। चलिए मैं एक एग्जांपल के थ्रू इसको दिखा देता हूं, क्योंकि मेरा आज का जो क्लास है उसका मेरा पर्पज यही है कि मैं आपको सस्ता स्टॉक का कंसेप्ट सिखाऊं कि सस्ता किसे कहते हैं। देखिएगा, इफ आई गो टू कोटक महिंद्रा बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक इज अवेलेबल एट प्राइस टू बुक, कहीं दिख रहा है आप लोग को प्राइस टू बुक वैल्यू 3.19, सी दिस 3.19। नाउ आई गो हियर, और इसको मैंने एक 10 इयर्स का डेटा में लेता हूं और मैं देखता हूं प्राइस टू बुक किस पे ये अवेलेबल होता है। नाउ सी दिस, इफ यू सी ये एवरेज 4-4.5 प्राइस टू बुक वैल्यू पे जाके महंगा हो जाता है, इसके ऊपर चला जाता है तो, और
आज ये अपने लोवेस्ट प्राइस टू, आप 10 साल में सबसे कम प्राइस टू बुक वैल्यू पे अवेलेबल है स्टॉक। लेकिन आपको ये महंगा लगेगा क्योंकि ये तो पहले कभी 1500 में था, 1600 में था, 1700 में है, महंगा लगेगा। तो इफ यू बाय ऑन दैट कॉन्सेप्ट तो यू विल नॉट बी एबल टू बाय एनी टाइम गुड स्टॉक। अगर आपको समझ में आ रहा है कि नहीं जी ये तो 3.5 टाइम ऑफ बुक पे अवेलेबल है और 4 तो इसका एवरेज होता है, ये जाता तो 5 तक है, 4 तो ये आपको तब समझ में आएगा कि नहीं जी दिस इज द टाइम व्हेन यू हैव टू बाय। अगर आप 10 साल का डेटा देखते हैं तो आप देखिए कि हाँ जी 10 साल में जितनी बार भी सीरीज, अगर मैं आपको ये थोड़ा डेट नोट करेंगे, अगर मैं 2009 छोड़ देते हैं बिकॉज 2009 से यहां से देते हैं, आप लोग लिखिएगा जरा, ये इस वैल्यूएशन पे आपको दिखा रहा हूं, इस वैल्यूएशन पे ये आया था 2011 में, फिर 2012 में, फिर 2013 में, एंड देन ये कोरोना के टाइम पे आया था 2020 में। अब 2011 में जब आया, चाहे तो आप लिख सकते हैं सितंबर 2011 में आया था, देन ये जुलाई 2012 में, एंड देन ये आया था इस वैल्यूएशन पे सितंबर 2013 में, उसके बाद कोरोना पे ही आया था, उसके नीचे आया था। अब मैं दिखाता हूं 2012 में जब ये इस वैल्यूएशन पे आया होगा, सीरीज मैं थोड़ा सा इसको ले आता हूं ट्रेडिंग व्यू पे, तब आपको अच्छा डेटा मिल जाएगा। ये आपके नॉलेज के लिए, सीखेंगे तो आपको मजा आएगा। कोटक महिंद्रा बैंक कि जब इस वैल्यूएशन पे आया तो उसके आने वाले दिनों में हुआ क्या, लोगों ने कैसे पैसे बनाए। आई एम मूविंग, दिस इज माय ईयरली डेटा, आई एम शोइंग यू। मैं इसको थोड़ा सा रीसेट कर रहा हूं सो दैट कि आपको 2011 से मैं जाता हूं पास्ट में, सो दैट कि मैं आपको दिखाऊं। डेट सबने नोट की होगी, सितंबर 2011। थोड़ा सा मुझे टाइम लगेगा लेकिन मैं आपको दिखाऊंगा अच्छे से, सो दैट कि यू कैन विजुअलाइज द थिंग व्हाट हैपेंड इन द पास्ट। इफ यू कैन विजुअलाइज द थिंग व्हाट हैपेंड इन द पास्ट, यू कैन रिलेट इट व्हाट इज गोइंग टू हैपन इन डेज टू कम। सर वो ऑल पे क्लिक कर लेंगे तो मुझे लगता है नहीं सर, सारे ही वो उसका फिर डेटा आ मंथली, जाएगा। वो मंथली होगा, वो दिखेगा नहीं सर। वो जो मैं दिखाना चाहता हूँ वो दिखेगा नहीं। मैं आपकी बात मैं समझ रहा हूँ, लेकिन जो मैं दिखाना चाहता हूँ वो उस समय का दिखेगा नहीं। फिर दोबारा मंथली डेटा से ना सर वो चीज आएगी नहीं जो आप कह रहे हैं। मैं रुक जाइए थोड़ा सा, मैं इसको मंथली कैलेंडर ना आपको बता नहीं पाएगी कितने % का ग्रोथ हुआ सीरीज। अब शायद मैं थोड़ा जल्दी पहुंच जाऊंगा और कुछ नहीं। नाउ ये आ गया मैं 2011। नाउ सी दिस, क्या डेट क्या बताई थी मैंने, 2011 की सितंबर। नाउ सी दिस 2011 का अगस्त एंड 2011 का सितंबर, 3 सितंबर में देता हूँ यही डेट। अगर आप ध्यान से देखें क्या पी था उस समय, देखिए जरा, अगर ये था 3.1 204 रुपए में, 204 रुपीज में स्टॉक सर अवेलेबल ये था। 10 है सर। हाँ जी, अच्छा सॉरी, आई थिंक फिर ये होगा फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, ये यहाँ कहीं होगा, यहाँ कहीं होगा। नाउ सितंबर, अगर मैं अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, यहाँ का ये इस वैल्यू पे कहीं होगा। ये प्राइस है 232, नोट करिए 232। नाउ 232 से पे अवेलेबल था, देखिए जरा क्या ग्रोथ हुई है जब उस पी पे था, उसके बाद का जो ग्रोथ है देखिए जरा क्या ग्रोथ है ये स्टॉक के अंदर। दिस इज द ग्रोथ। ये देखिए जरा 2011 से 2013 तक, फिर नीचे आया, फिर ऊपर, नो डाउट यहाँ पे नीचे आया था, लेकिन क्या ग्रोथ है। ये वही ऐसा ही टाइम जो अभी हो रहा है कोटक महिंद्रा बैंक के साथ पिछले 2 सालों में। वहां पे भी 1-2 बार आपने देखा होगा, 2 बार गया था, 11 में भी गया था, फिर 12 में भी गया था, या 13 में गया था, 2 बार गया। लेकिन उसके बाद का ग्रोथ देखिए 232 पे जिसने उस समय देखा नहीं चल रहा है उसने निकाल दिया। देखा, देखिए हुआ क्या था, प्रोसेस 241 स्टॉक का समय 241, आज के स्टॉक आज 2000, 1800, 1700, फिर 2000, फिर 1900, यही कोटक महिंद्रा बैंक कर रहा है। आज पिछले 2 साल को देखेंगे तो मैं दिखा रहा हूं 2010 से लेके और 2012 तक, अगर आप देखेंगे सेम यही किया उसने, फिर वहां पे भी वही किया। 2010 से 2012 तक जो उसने किया कि पता चलता है 250 से
200, 200 से फिर आपका आप 250, फिर पता चलता है 217, फिर वही 10-20% के रेंज में ऊपर नीचे कर रहा था 2 साल तक। अब जो पेशेंस नहीं था जिसके पास, उसने तो उसको छोड़ दिया होगा। जब छोड़ दिया तो ये पहुंच गया कितने, 400, 200 से डबल हो गया। कितना टाइम लगा, 2013 में 11 से 13 या 10 से 13, कुछ भी कर लो, 10 से 13 भी कर लो, डबल हो गया 3 साल में। क्या चाहिए, क्या चाहिए और क्या चाहते हैं? तो अगर आप पिछले 2 साल में देखेंगे कोटक महिंद्रा में कुछ नहीं हुआ, वही कर रहा है। कभी 1700 जाता है, कभी 1900 जाता है, फिर 2100 जाता है, फिर 1800 आ जाता है, कर रहा है भाई। लेकिन जैसे अब दूसरा कौन सा डेट बताई थी मैंने, 2017 के आसपास एक और डेट बताई थी, जरा बताना जरा। एक और डेट बताई थी मैंने आप लोगों को, जब वो उस पी पे अवेलेबल था, 3 के पी पे, सॉरी पीवी पे। नोट किया किसी ने? अगर मैं 2014 थी सर। 2014, चलिए 2014 का क्या क्या था सर महीना? सितंबर। मार्च अगस्त जुलाई अगस्त सितंबर, ये होगा सर, सितंबर यहाँ कहीं होगा। दैट वाज 500 का स्टॉक था। 500 का स्टॉक आपको 700 750 जाने में कितना टाइम लगा है? 2015, 1.5 साल में डबल हो गया, सॉरी 150% बढ़ गया। क्या आपको ये ग्रोथ कम लग रही है? यानी जब भी आपने इसको 3 टाइम्स ऑफ बुक वैल्यू पे परचेज किया, तो आप देखते हैं कि साल भर में 50% 60% आपको मिल जाता है। ठीक है, हो सकता है अगले 2 साल नहीं हुआ, उसके अगले 2 साल में ज्यादा बढ़ जाएगा, एवरेज आपको 50% का मिल जा रहा है। ये मैंने आपको प्रूफ करके दिखाया। चलिए 2017 की भी एक डेट बताई थी मैंने आपको, 2017 वाली डेट बताइए अगर किसी को ने देखी है तो। देखिए किसी ने नहीं देखी है तो अगर आप देखेंगे 2017 में ये करीब अवेलेबल था 700 का, उसके बाद ये 2017 में ही 1000 का हो गया, और 2018 आते आते ये पता 1300 का हो गया। यानी 2017 से 2018-19 जाते आते ये डबल हो गया, डबल हो गया। ये 2017 में मैं दोबारा दिखा देता हूं कि 2017 के आसपास ये उसी पीबी पे अवेलेबल था, 3 के पीबी पे अवेलेबल था। ये प्राइस टू बुक अगर आप देखेंगे तो 2017 प्राइस टू बुक जो है आपका, ये 2017 था। अगर ये 2013 आपको दिखाई थी मैंने 11, और उसके बाद 13 ये दिखाई थी, 12 और 13 दिखाया था। आई थिंक ये था 2020 कोरोना टाइम था। कोविड, कोरोना हाँ। टाइम था, तो कोरोना टाइम में तो सब कुछ ही ऊपर हो गया। तो यानी जब भी एक और स्टॉक चाहो तो आप और कोई स्टॉक बताइए जो इस समय सस्ता चल रहा है, उसको भी मैं आपको दिखाता हूँ, जो हमने डिस्कशन किया हो सस्ता चल रहा हो। बताइए बताइए। HUL HUL, चलिए वेरी गुड, अच्छा स्टॉक। मुझे अच्छे स्टॉक को डिस्कस करने में दिल खुश हो जाता है। HUL, अब लोगों को किसी को HUL चाहिए ही नहीं आजकल, सबको HUL से कोई बात ही नहीं कर रहा, टीवी पे कोई नाम ही नहीं दे रहा कुछ, क्योंकि ये देखिए सर सर, आज ही मैंने न्यूज बाय आई किया है था, इसकी। मैंने भी सर बाय आज किया ही था न्यूज लास्ट। आई है इसकी एक कि क्या अपने है सर? रेट डिक्रीज कर रहे हैं सर ये अपने प्रोडक्ट्स के, टू मीट दी कंपटीशन। अच्छा, तो मतलब आपको लग रहा है कि कंपटीशन। डूब जाएगा? ये देखिए, ये HUL, पहले तो इस चार्ट को देखोगे ना, देखिए जिसको चार्ट समझ में आता है, ये 2006 से 2020 की जर्नी को देखो, तो आपको समझ में आएगा कि पहले बात इस तरह के स्टॉक्स में होता क्या है। नो डाउट। अब बताइए HUL को जरा पहले हम पी पे देखते हैं। ये जगह देखिए HUL, अगर मैं देखूं तो क्या आपको लग रहा है सस्ता है? हमारे यहाँ क्वेरी में HUL आया था क्या? यहाँ पे HUL आया था? आया था, यस सर। आया था 5 5 ईयर। नंबर अच्छा हमने 5 ईयर लिया था, तभी मैं कह रहा हूँ। ठीक है सर 10 ईयर्स में सस्ता होगा सर ये। हाँ, नहीं हाँ 10 ईयर्स में सस्ता होगा सर ये। ठीक है 5 ईयर लिया था। नाउ अगर आप देखो जरा, जब भी इसके अवेलेबल है, अगर मैं 5 साल का डेटा देता हूँ या 10 साल का, क्योंकि लॉन्ग टर्म डेटा रहा, अगर आप देखो जरा यहाँ पे जब भी ये आया, नोट करिए जरा, 2015 से ले लो, 16 से ले लो, जहां से आपको लेना है, 2016 से ले लो। 2016 में नोट कर लो, दिसंबर 2016 को ये इसका EPS जो था 20 था, दिसंबर 2016 को। ये तो खैर बहुत ही सस्ता था, इतना सस्ता तो उसके बाद HUL कभी हुआ नहीं। ये 60 का पी, ये 2020 में आपका 30 का पी, और इस समय आपका 56 का पी है। ठीक है, मुझे इससे कोई पूछेगा कि क्या ये बहुत सस्ता है, तो बहुत सस्ता आगे नहीं है, लेकिन हाँ एवरेज प्राइस के नीचे है। आपको एक्युमुलेट करना तो ठीक ठाक है। अगर मैं बहुत सस्ता पूछेंगे मुझसे, तो इसको ये अगर आपको कहीं 50 के पी पे आ जाए
ये बहुत अच्छी बाइंग हो जाएगी। 57 के पी पे थोड़ा सा और करेक्ट हो जाए तो एक बहुत अच्छी बाइंग होगी। लेकिन अगर आप इसको पास्ट में देखते हैं, चलो हम देखने की कोशिश करते हैं। डेट नोट किया आप लोगों ने कि जब भी एक दो नोट कर लेते हैं, ये 2017 के जनवरी के बाद क्या ग्रोथ हुआ इसके अंदर, और एक नोट कर लेते हैं 2019 के जुलाई के बाद, 2019 के जुलाई के बाद, ये दोनों नोट कर लेते हैं। हिंदुस्तान यूनिलीवर, चलिए जरा ये दोनों डेट को देखने की कोशिश करते हैं, समझते हैं। जो भी होगा मुझे भी नहीं पता, मैंने याद करके कुछ नहीं रखा हुआ, जो आप कह रहे हैं मैं सर इनकी प्राइस टू बुक वैल्यू कैसे देखते हैं? हाँ जी, सर इनकी प्राइस टू बुक वैल्यू कितनी होनी चाहिए एफएमसीजी सेक्टर की? 2017, पहले 2017 की बात चलते हैं। एक्चुअल में मैंने इसको पी पे देखा है, नॉट पीबी पे। हमने डिस्कशन किया हुआ है कि हमें किस चीज को पीबी पे देखना है, किस चीज को पीई पे देखना है। ये सारी चीजें हम डिस्कशन कर चुके हैं कि जितने बैंकिंग स्टॉक होते हैं उनको हम पीबी पे देखते हैं, ओल्ड स्टॉक जो होते हैं उनको हम पीबी पे देखते हैं, ठीक है। जो एचयूएल जैसे स्टॉक होते हैं उनको हम पीई पे देखते हैं मेनली। तो लेकिन कोई बात नहीं, जब भी हमने तो 2017 से हम देखते हैं, अगर तो याद रहेगा 2017 में मैं जा रहा हूं, आपको दिखाता हूं। 2017 में ये सस्ता मुझे दिखा था, और 2017 के बाद इसका ग्रोथ देखिए जरा, ये देखिए जरा चार्ट को देखिए, दिल खुश हो जाएगा कि ये स्टॉक 2017 में किस प्राइस पे था और अगले 2 सालों में कहां पहुंचा। देखिए जरा ध्यान से। तो जब आपने पी सस्ता देखा, सस्ता मिला, आपने ले लिया, तो अगले 2 सालों में क्या हुआ। दूसरा कौन सी डेट बताई थी आप लोगों ने? 2017 से तो जून 2019 2019 को भी देख लेते हैं। 2019 जून, आई थिंक अगर मैं बात करता हूं दिसंबर, ये डेट होगी, अप्रैल मई जून, यहाँ कहीं ये डेट होगी। ये देखिए जून 2019 ये डेट है जब ये स्टॉक का प्राइस था 1690 रुपए, और उसके बाद ये गया है आपका 2180 रुपए, यानी 2200 रुपए। 1600 से 2200 रुपए अगर जोड़ते हो तो मेरे कैलकुलेशन के हिसाब से करीब करीब 40% होता है। और अक्टूबर में, मतलब 3 महीने में हो गया था, जून से 4 महीने में जाके अक्टूबर में जाके ये 40% बढ़ गया। तो इसे कहते हैं सस्ते स्टॉक को सस्ते रेट पे खरीदने से फायदा क्या होता है। आई होप ये एचयूएल किसने बताया था? ताहिर जी आपने बताया था। आई होप क्लियर हो गया चीज? यस सर। क्लियर हो गया ना? तो अच्छे स्टॉक को हमें सस्ते रेट पे खरीदना है। हमें ध्यान रखना है कि स्टॉक हमारा अच्छा होना चाहिए और उसका रेट सस्ता होना चाहिए। मैं फिर बता रहा हूं, सस्ता का सिंपल डेफिनेशन बेसिक लेमैन के लैंग्वेज में, पी जो है हमारा हिस्टोरिकल पी से नीचे हो। अगर हमें पी देखना है, पीबी देखना है, तो वो हिस्टोरिकल पीबी से नीचे हो। अब आपको हिस्टोरिकल पी और पीबी, फिर बता रहा हूं, ये चेंजेस होते रहते हैं। जो एचयूएल जैसी कंपनियां जो है जिस पी पे पहले मिलती थी, आज वो नो डाउट पी अपग्रेड हो गए हैं। तो आपको इंडस्ट्री के साथ थोड़ा सा कंपेयर करके देखना होता है कि हाँ जी एफएमसीजी कंपनियां किस पी पे जनरली एवरेज ट्रेड करती हैं। जब आप 10 हिस्टोरिक देख लोगे तो आपको आइडिया लग जाए। जैसे बैंकिंग मुझे रटा हुआ है, मुझे अब एफएमसीजी रटा हुआ है कि हाँ जी ये 50 60 70 के पी पे ही मिलती हैं। आप अगर अच्छे स्टॉक को देखेंगे एफएमसीजी को, तो वो आपको 10-12 के पी पे नहीं मिलेगी। ये क्लियर है? तो ये चीजें आपको पता होनी चाहिए, आपके माइंडसेट में होना चाहिए, और अकॉर्डिंगली जब सस्ता मिले तो आपको लेना है सस्ते स्टॉक को। मैं फिर बता रहा हूं, अच्छे स्टॉक को सस्ते में लेना है। जो भाग रहा है, मेरा इस प्लेटफॉर्म के पीछे एक ही मकसद है। जिस दिन मैंने शुरू किया था उस दिन ही मैंने कहा था कि प्लीज मार्केट में ये जो स्पेकुलेशन का जो कंसेप्ट है, इस कंसेप्ट से आप निकल जाएंगे तो आप मार्केट में लंबे समय में अच्छा पैसा बना पाएंगे, अच्छे टाइम से रिटायर हो पाएंगे। आप लोग बहुत सारे यंग लोग मुझे दिखाई देते हैं, दीपक मिश्रा जी जैसे, एक ये जतिन गुप्ता जी दिख रहे हैं, यंग दिख रहे हैं। आप लोग अभी इसमें एंटर किए हैं, आप लोग अगले 10 साल 15 साल में अच्छे समय पे रिटायर हो पाएंगे। और बहुत लोग आते हैं मुझे कहते हैं सर आप पहले नहीं मिले, ठीक है कोई बात नहीं, जब मिले जैसे मिले, आपको ये देखना है कि आपकी जो, लेकिन किसी को तो हम मदद कर पाए। अगर आप 60 ईयर्स के हैं, मान लो अभी एक बच्चा है, आई डोंट नो सिद्धार्थ जुड़ा हुआ है क्या? अभी मेरी सिद्धार्थ से बात हुई थी 1 घंटे पहले, तो सिद्धार्थ से मेरी बात हुई, सर फाइन ऑर्गेनिक, वो मेरे मेंटरिंग का है, अभी उसने मुझे लगता है सर लास्ट मंथ में पेमेंट किया था मुझे। तो कहता है सर मेरे फाइन ऑर्गेनिक में 50,000 बढ़ गए। मैंने कहा तुमने कितने दिए मुझे? कहता है 20,000। फायदा है, एकदम फायदा है। तो वही है, लेकिन उस 50,000 से कुछ नहीं होना। मैं फिर बता रहा हूँ, 50,000 इज नॉट योर ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव क्या है कि आप जिस वेल्थ ग्रुप में आते हैं, आप अगर एक इंजीनियर हैं, आप किसी कंपनी में काम करते हैं, आपके साथ के लोग 20 लाख की पैकेज लेते हैं,
वो आज के 10 साल बाद जिस वेल्थ ग्रुप में पहुंचते हैं, उससे क्या आप बेटर पहुंच गए? उससे अगर आपने अपने आप को अपग्रेड कर लिया, तो दैट इज द थॉट प्रोसेस। उनसे, क्योंकि पैसा उतना ही, वो आप अगर टीचर हैं, हर टीचर 60-70-80 हजार रुपए पीजीटी कमा रहा है, कोई 90, क्या वो जब रिटायर हो रहा है या वो जब 40 साल का है, 45 साल का है, उसके जो वेल्थ सिचुएशन है, आप उससे बेटर पहुंच गए? सैलरी तो सबकी सेम है, सबके सेम है, गुड़गांव में रह रहा है, खर्चे उसका सेम है, दिल्ली में रह रहा है, खर्चे उसके सेम है, 2 बच्चे हैं, पढ़ाना है, वो सेम है, आपकी इनकम सेम है, आपके खर्चे सेम है लगभग, फिर आप कैसे दूसरों से बेटर पहुंच पाए? दैट कंसेप्ट आई एम ट्राइंग टू डू विद दिस प्लेटफॉर्म। इस प्लेटफॉर्म में मुझे वो करना है, और उसी में मेरी सहयोग, आप लोगों की सहयोग की जरूरत है कि अगर आप 60 के भी हैं तो कोई बात नहीं, अगर आप 60 के हैं तो आपका बच्चा है जो अभी 24-25-30 साल का है, वो अभी अभी जॉब में आया है, उसको कराएं। आप नहीं कर पाए, उसको कराएं। और अगर आप 30-40 में हैं तो खुद के लिए करें। तो ये मत सोचे कि लेट हो गया। बहुत अच्छा हुआ कि आप अपने बच्चे के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत राइट टाइम पे आप एंटर कर गए, आपको समझ में आ रही है। बच्चा तो अपने कॉर्पोरेट में बिजी है, वो आप उसको समझा पाते हैं, आप उसको बता पाते हैं, बेटा आपको अपनी इन्वेस्टमेंट ऐसे करना। दैट शुड बी योर माइंडसेट। ताहिर जी, आप कुछ बोलना चाह रहे हैं? सर मेरा क्वेश्चन ये था कि ये जो बजाज फाइनेंस के कंपटीशन में जियो फाइनेंस आया है, उसका डेटा कहीं पर उतना करेक्ट अच्छा, दिख नहीं हाँ, रहा है, मैं आपको बता दे रहा हूँ। आप क्योंकि वो रिलायंस बहुत अच्छा रिलायंस क्वेश्चन। ग्रुप से है, तो हमें करना चाहिए उसको कंसीडर। देखिए, मैं आपको बता रहा हूँ, मेरा पास्ट एक्सपीरियंस बताता है। चाहे आप इंडस्ट्री 2-3-4 इंडस्ट्री की बात करो, चाहे आप एयरलाइंस इंडस्ट्री की बात कर लो, चाहे आप बैंकिंग इंडस्ट्री की बात कर लो, चाहे आप टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री की बात कर लो, चाहे ये जो जिन्होंने ये जो फोन वोन आए थे, जिसको पहले बहुत सारे फोन हुआ करते थे, पता नहीं आप लोगों को याद है कि नहीं, वीडियो कॉल की भी सिम होती थी, तो पता नहीं कौन कौन सी कंपनियों के सिम, इतनी सिम होती थी, मुझे तो अब याद भी नहीं है, पता नहीं कितने कंपनियों की सिम होती थी। जब भी एक डोमिनेंट प्लेयर आता है, ध्यान से समझिएगा, जब भी मार्केट में एक नया डोमिनेंट प्लेयर आता है, उस डोमिनेंट प्लेयर के आने से जो छोटे 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 होते हैं वो खत्म होते हैं, और जो लीडर और उस डोमिनेंट प्लेयर के बीच में कंपटीशन हो जाता है। लीडर खत्म नहीं होता। आप पास्ट के कोई भी चीज को देख रहे हैं ना, थोड़ा बहुत 1-8% ऊपर नीचे हो सकता है, ये हो जाता है। जो छोटे छोटे जो वो किसी को एक्वायर, ऐसे सीमेंट कंपनियां हैं, बड़ी कंपनी है अल्ट्राटेक, वो चल रही है, एक अदानी जी आए, वो छोटी छोटी कंपनियों को एक्वायर करना शुरू कर रहे हैं। अल्ट्राटेक को कुछ नहीं होने वाला, अल्ट्राटेक वैसे ही काम करेगी। अगर जियो आया, उसने बहुत सारी कंपनियां खत्म कर दी, वो यूनियन और पता नहीं क्या क्या धीरे 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 खत्म हो गई, लेकिन एयरटेल जहां था वहां है, वहां है। तो आपको इस बात को समझना पड़ेगा। बैंकिंग में अगर आप देखेंगे, जब एचडीएफसी आईसीआईसीआई, उस समय किसी को अगर याद है 2004-5 के आसपास, ये सारे जो छोटी 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 बैंक, एनबीएफसी, ये वो सब खत्म हो गए धीरे धीरे। ये 2-3-4 प्लेयर जो टॉप वाले हैं, ये बच गए। तो जो छोटे छोटे प्लेयर हैं, उनका बिजनेस जरूर खत्म होगा। बहुत सारी एनबीएफसी छोटी 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 हैं जो आजकल चल रही हैं, वो उनका स्टॉक किसी को एक्वायर कर लेंगे, किसी को कंपटीशन ऐसा देंगे कि वो सरवाइव नहीं कर पाएंगे। बट क्या इसकी वजह से बजाज फाइनेंस को कुछ हो जाएगा? कुछ नहीं होने वाला। ये मेरी इंटरप्रिटेशन है, फ्यूचर किसी ने नहीं देखा। मैं तो आई एम सीइंग द पास्ट, आई एम कंपेयरिंग ऑन द बेसिस ऑफ पास्ट एंड, और मुझे लगता है कि ये जो किसी भी मार्केट में जाते हैं, जब 2 अच्छे प्लेयर आते हैं, तो वो डुओपोली का एक अच्छा सा कंसेप्ट बन जाता है। यू गो टू कोल्ड ड्रिंक इंडस्ट्री, यू गो टू एविएशन इंडस्ट्री, यू सी द सिम कार्ड इंडस्ट्री, यू सी द लार्ज कैप बैंक्स एंड ऑल। आप देखेंगे इवन पब्लिक सेक्टर बैंक में धीरे 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 सब छोटे छोटे खत्म हो गए। एनजी एसबीआई बच गया, इधर से अब आपका पीएनबी और ये ग्रुप बच गया है। उसके बाद धीरे वो एक बार तो 2-4 बच जाएंगे। ऐसे ही धीरे धीरे होता है, छोटे वाले खत्म होंगे, बड़े वाले खत्म नहीं होने वाले। बजाज फाइनेंस को जियो की वजह से कुछ नहीं होने वाला। दिस इज माय इंटरप्रिटेशन। तो मुझे ऐसा लगता है कि बजाज फाइनेंस के लिए बेनिफिट ही है, क्योंकि 10 लोगों से कंपटीशन करने से अच्छा है कि आप अपना काम करो, एक के साथ अपना कंपीट करो। कंपीट तो करना ही पड़ेगा, कंपटीशन तो अगर हम कैपिटलिस्ट मार्केट की तरफ एंटर कर रहे हैं, कैपिटलिस्ट मार्केट में जा रहे हैं, तो अगर आप स्टॉक मार्केट में हैं और आप कंपटीशन एंड ऑल दोस थिंग्स से डरेंगे, तो फिर स्टॉक मार्केट में कर कैसे पाएंगे? बिकॉज दैट इज द प्योर कंसेप्ट ऑफ कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। यहाँ पे तो ये होगा। तो ताहिर जी, आई होप क्लियर होगा ये। राइट सर, थैंक यू सर। एनीवन एल्स प्लीज? मैं आपके क्वेश्चन सुनूंगा आज। मैंने उतना प्लान किया था कि मैं आपके कुछ क्वेश्चन दे सकूं। अच्छा, एक मुझे बड़ा वो लगता है,
फीडबैक में बड़ी कंजूसी होने लगी है। देखिए आज 65 लोग हम लोग हैं और फीडबैक आते हैं 15 लोगों के, बाकी चार, मैं एक्चुअली मुझे इस बात का होता है कि क्या बाकी 50 लोगों को अच्छा नहीं लगता? अच्छा नहीं लगता तो ज्वाइन क्यों करते हैं? अगर अच्छा लगता है तो फिर फीडबैक क्यों नहीं देते हैं? अत्विशा, हम लोग को अनाउंस भी करना है ना, आप लोगों को एक मैंने काम दिया था, आप लोग उसको ट्रैक कर रहे हैं? हाँ सर मैंने तो अपनी आईडी नहीं डाली थी, थोड़ा निकल गया दिमाग, बट अमन ने डाला था। हाँ, तो आपको, अमन को और आई थिंक नूर को ये मिलकर डिसाइड हाँ, करना है। नूर ने डाला था। हाँ, तो आप लोग आईडी डाल देंगे और सो दैट के लोग टैग करके फीडबैक देंगे। अब हम इसको मंथली एक फिनोमिना बनाने जा रहे हैं। हर मंथ हम एक क्या कहते हैं ना, फॉलोअर ऑफ द मंथ निकाल दें, कुछ ऐसा निकाल दें, या स्टूडेंट ऑफ द ईयर, स्टूडेंट ऑफ द मंथ निकाल देते हैं। और उसको ये अच्छा है सर कॉन्सेप्ट। उसको हम आप लोगों को ये काम है वो करने का, ढूंढने का, आप डिसाइड करेंगे, और लेकिन प्योरली ऑन द बेसिस ऑफ फीडबैक्स। ठीक है, तो जो लोग जुड़े हैं उनको बता दे रहा हूं, तो आपको फीडबैक डालने हैं, सोशल मीडिया पे टैग करने हैं। मुझे, मेरा पर्पस केवल एक है, ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़ना है। और मैं कोई रिजल्ट नहीं डिक्लेयर करने वाला हूं। ये 3 बच्चे हैं, तीनों कॉलेज के बच्चे हैं, ये सोशल मीडिया के बारे में सबसे ज्यादा जानते हैं, इसलिए ये काम मैंने इनको दे दिया। अब आप लोग इनको रिश्वत विश्वत दे के पटाना चाहते हैं तो वो आपकी मर्जी है। ठीक है, तो इससे ऐसा करना मत। अमन है क्या? नहीं सर, अमन आपने सिखाया ही नहीं ऐसा। ठीक है। हाँ जी, डॉक्टर गुप्ता प्लीज। Sir, any IPO these days? सर So many IPOs are coming. मैंने आईपीओ के लिए मैं बार बार डालता नहीं हूँ, मैंने आप लोगों को आईपीओ के लिए बताया। देखो, आईपीओ से पहली बात तो एक जान लो कि आईपीओ से आपके जीवन में बहुत बड़ा प्रभाव नहीं पड़ने वाला। आईपीओ में क्या होगा, खराब होगा तो आपको 10 लॉट मिल जाएंगे, कोई फायदा नहीं। अच्छा होगा, बहुत अच्छे, तो 1 लॉट मिलेगा, 1 लॉट मिलेगा। बहुत अच्छा हो गया तो आपका पैसा डबल हो जाएगा, 14,000 रुपए का 18, आपको 14,000 रुपए साल में 2 बार मिल जाएंगे, 3 बार मिल जाएंगे। इससे जीवन में क्या फर्क पड़ जाएगा, पहले ये बताइए? कोई फर्क पड़ेगा? देखिए, मैंने कहा ना, लाइफ का क्या चेंजेज आएंगे उसको अगर आप विजुअलाइज कर पाएंगे तो आप। दूसरा, अब आईपीओ में क्या अप्लाई नहीं करना चाहिए, करना चाहिए, मैं खुद भी करता हूं, मैं आपको बता रहा हूँ। मैंने भी अपने 2-3 अकाउंट में पैसे रखे हुए हैं, एक मदर का अकाउंट, एक वाइफ का अकाउंट है, 14,000 15,000 रुपए लगाता रहता हूँ। लगाने का तरीका बताया आपको, 3rd डे देखना है रिटेल इन्वेस्टर्स का सब्सक्रिप्शन 3 टाइम्स से ज्यादा फिल हो चुका हो, आपको उसमें अप्लाई कर देना है, बिना सोचे कंपनी कैसी है। क्यों आपको अप्लाई करना है? केवल और केवल लिस्टिंग गेन के लिए, उसके बाद निकल जाना है। फिर कंपनी परफॉर्म करेगी, परफॉर्मेंस के बेसिस पे मैंने आपको क्राइटेरिया बताया कि अच्छी कंपनी क्या होती है, अगर उसमें आएगी तो उसको खरीद लेंगे बाद में। सिंपल सर, आईपीओ का सिंपल कंसेप्ट है इन एनी सिचुएशन। जब हरिओम पाइप आया था, मैंने आप लोगों को बताया था, अगर आपको पता हो, जिसने रखा होगा उसका आज तक पैसा 3 टाइम्स हो गया होगा। तो कुछ ही आईपीओ ऐसे होते हैं जो लिस्टिंग के बाद खरीदे जाते हैं, उसमें थोड़ा रिसर्च किया जाता है। वैसा कुछ आएगा तो जरूर बताऊंगा, अभी तक मेरे दिमाग में ऐसा कुछ आया नहीं है। एक आया हुआ है, आप लोग को जिसको है वो पुराना ही है, उसी रेट पे मिल रहा है, मैंने उसको खूब बाई किया हुआ, मेरा अपना डिस्क्लेमर है, मेरे पोर्टफोलियो में है, मैं अगले 10 साल 15 साल उसको रखने वाला हूँ। उसका स्टॉक का नाम है कैंपस, मैंने उसको रखा हुआ है, हरिओम कैंपस दोनों एक साथ। अब देखिए, कोई कहेगा सर कैंपस खरीदा था, मैंने हरिओम और कैंपस दोनों एक साथ खरीदा, कोई है क्या जब मैंने बताया था? किसी को याद है? यस सर, मुझे याद है। बोलिए। जी सर। याद है? अब हरिओम देखिए, सपोज मैंने 10 लाख के हरिओम खरीदे और 10 लाख के कैंपस खरीदे, सपोज। अब हरिओम जो है वो 10 लाख से 30 लाख हो गया, 3 टाइम्स हो गया, और मेरा कैंपस जितने का था उतने का ही है। मैंने 10-10-20 लाख लगाए, हरिओम 3 टाइम्स हो गया, यानी वो हो गया 30 लाख, कैंपस 10 लाख ही है। मेरा पोर्टफोलियो कितना हो गया ये बताइए? मेरा पोर्टफोलियो 20 का 40 हो गया ना। पोर्टफोलियो में क्या फर्क पड़ा? बिकॉज मुझे नहीं, अगर मुझे पता होता कि नहीं हरिओम 3 गुना हो जाएगा और कैंपस नहीं होगा तो मैं तो सारा वहीं लगा देता था। मुझे नहीं पता था, मुझे ये पता था दोनों अच्छे स्टॉक हैं, मुझे आज भी पता है कि दोनों अच्छे स्टॉक। हाँ, आज मुझसे कोई पूछेगा तो मैं कहूंगा अब हरिओम महंगा हो चुका है, कैंपस अभी भी रिजनेबल प्राइस पे है, ये मैं कह सकता। लेकिन उस समय मुझे थोड़ा ना पता था कि नहीं हरिओम 3 टाइम हो जाएगा और कैंपस नहीं होगा, मुझे नहीं पता था। मैं क्यों झूठ बोलूं कि नहीं जी ऐसा था। दोनों अच्छे स्टॉक दिखे, अच्छी वैल्यूएशन पे दिखे, मैंने दोनों को खरीद दिया था। तो दैट इज द वे वी हैव टू गो इनटू द स्टॉक मार्केट। मैं सेटिस्फाइड हूं कि मैंने 20 लाख रुपए लगाए और वो 60 लाख हो चुके, दैट इज माई परसेप्शन। अब उसमें अगर मैं रहूंगा नहीं यार कैंपस तो मेरा चला ही नहीं, मैं सारा पैसा हरिओम में लगाया तो कितना अच्छा होता, तो फिर तो वो उस दुख का तो कोई समाधान नहीं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज।
नो क्वेश्चन सर एक यूपीएल के बारे में पूछना था। सर। यूपीएल क्या खरीदना चाहते हैं? पहले आप क्यों खरीदना, आप यूपीएल पे कैसे लैंड किए, पहले ये बताइए, कैसे आप वहां तक पहुंचे हैं? मैं वो जाना फाइन ऑर्गेनिक देख रहा था जो आपका बताया, तो उसमें तो उसका भाई लगा आपको ये। देखिए जरा, यूपीएल का आरओसी 15 है, आरओई 13 है, प्रमोटर्स की होल्डिंग जो है 32% है। ये पहले ये 3 डेटा को देखते हैं, ध्यान से देखिएगा। आरओसी 15, आरओई 13, प्रमोटर्स की होल्डिंग 32%। मैं जाता हूं फाइन ऑर्गेनिक। आपने कहा फाइन ऑर्गेनिक आरओसी 65, आरओई 49, प्रमोटर्स की होल्डिंग 75%। कैसे दोनों आपको सिमिलर लगे बताइए मुझे, किस डेटा पे? बताइए सर, बताइए, सबके नॉलेज के लिए ये मैं चाहता हूं सब लोग जाने सीखें इससे। सर वो लो, एक तो लो देखा था इसका। सस्ता। सर ये बिलो आरएसआई बिलो 30 चल रहा है यूपीएल, इस क्या वजह फर्क से। पड़ता है उससे? और देखिए, और जब भी सर मैं प्रोमोटर आपको होल्डिंग भी। एक लाइन कहता हूं तो हमेशा ध्यान रखना, मैं कहता हूं सस्ता, तो उससे पहले मैं एक और लाइन बोलता हूं, अच्छा स्टॉक सस्ते पे मिले, अच्छा स्टॉक सस्ते पे मिले। 33% प्रमोटर्स होल्डिंग को क्या हम अच्छा मानते हैं? बोलिए। नो नो सर। सर हाँ सर। सर इसमें बाद में एफआईआई वगैरह का और भी है। होने दीजिए। 13% का आरओई, आपका स्टॉक हर साल 13% बढ़ेगा, आप उससे खुश हैं? पहले बताइए, पहले आर यू हैप्पी विद दिस रिटर्न? 13%। नहीं नहीं। कंपनी तो 13% कमा रही है, आपको 20% कमाना है, कंपनी 13%। जिस कंपनी में आप पैसा लगाएंगे वो 13% कमाएगी, और उस कंपनी में पैसा लगा के आपको 20% कमाना है। या तो आप बोलिए यस सर मुझे 10% मिलता है, आई एम हैप्पी, तो फिर आपके लिए यूपीएल गुड। मुझे तो फाइन ऑर्गेनिक और मैं यूपीएल को कंपेयर करता हूं, मैं फिर बता रहा हूं, आई एम नॉट से कि यूपीएल खराब स्टॉक है, लेकिन फाइन ऑर्गेनिक के कंपेरिजन में जो आपने बताया, मुझे यूपीएल कहीं एग्जिस्ट करता हुआ नहीं दिखता। आई होप सर क्लियर होगा जो आपका क्वेश्चन था। यस सर, थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू। श्वेता मैम बताइए आपका क्वेश्चन प्लीज। सर मुझे हिस्टोरिकल पी में कंफ्यूजन होता है कभी कभी, बिकॉज 3 years 5 years और 10 years डिफरेंट रिजल्ट शो करते हैं। एकदम करेंगे, क्योंकि तो देखिए एवरेज है ना, किसी, अगर आप बच्चे का आप तो स्कूल टीचर है, आप एवरेज मार्क्स देख रहे हैं, तो अगर हम्म आप केवल सीनियर क्लासेस का एवरेज देखेंगे 9, 10, 11, 12 का, तो कुछ और हम्म आएगा। मिडिल और सीनियर का देखेंगे, एवरेज निकालेंगे 9, 10, 11, 12, 6, 7, 8 भी ले लेंगे, डिफरेंट आएगा। तो अलग आएगा। बचपन में हो सकता है उसके ज्यादा मार्क्स आते रहे हो, या बाद बचपन में वो बच्चा ज्यादा अगर नहीं पढ़ता उसके कुछ और मार्क्स रहे हो, तो वो एवरेज होगा। जितना लंबा देखते हैं उतना, मेरा ये मानना है, ये मेरे कि जितना लंबा आप देखेंगे उतना आपको एक अच्छा रिजल्ट मिलता है। लेकिन ओके। फिर वही है कि अगर कंपनी में कोई रिकंस्ट्रक्शन हुआ है, अगर कैपिटल रिस्ट्रक्चरिंग हुई है, कुछ हुआ है, तो अगर आपने 10 साल देखा तो कई बार ऐसा होगा कि आप करेक्ट डिसीजन पे नहीं ले पाएंगे। अगर आपको ये पता है कि हाँ जी 4 साल पहले जो है आईटीसी जो है वो एफएमसीजी में मूव हुई, मान लीजिए 4 साल पहले आईटीसी जो है वो एफएमसीजी में मूव हुई, अब आप आईटीसी का 10 साल का देखेंगे तो आप सही रिजल्ट नहीं निकाल पाए। तो उस केस में आपको 4 साल 10 साल दोनों को देख के, क्योंकि जब आप आईटीसी को या तो आप सीधे केवल सिगरेट कंपनी से कंपेयर कीजिए तो आप 10 साल का देखिए, लेकिन जब आप एफएमसीजी कंपनी से कंपेयर कर रही हैं तो 4 साल पहले एफएमसीजी में आई थी, तो 10 साल का देख के मिलेगा क्या आपको? नहीं मिलेगा ना सही रिजल्ट। तो ये चीजें हमें समझ में आना चाहिए। 4 साल मैंने एग्जांपल के लिए बोला, 4 की जगह 6 है, वो अलग बात है, ये मैंने आपको एग्जांपल के लिए बताया। आई होप क्लियर हो गया होगा। ठीक है, हाँ जी सर, गॉट इट, थैंक यू। ठीक है। आईपैड नाम से कोई है? प्लीज सर इफ यू कैन स्विच ऑन। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। माय नेम इज कशिश सर। मुझे वर्लपूल के बारे में पूछना है। वर्लपूल में बहुत अच्छी कंपनी है, और मुझे मैं आप लोग को बता दे रहा हूँ, आपको पहले मैं अपना डिस्क्लेमर देता हूँ, मेरे पोर्टफोलियो में है, और इधर बीच में काफी चल गई है तो अभी एंट्री करने लायक नहीं है। मैंने तो इसको 1800 पे बाई किया था, मैं अभी बता रहा हूँ, फिर ये चली गई थी कुछ 1300 1200 तक चली गई थी, मैंने खूब बाई किया उसके बाद। जो लोग जुड़े हुए हैं उनको पता होगा, और अब ये दोबारा 1600 पे आ गई है। तो अब क्या ये दोबारा करेक्शन हो सकता है? हो सकता है थोड़ा बहुत करेक्शन हो, क्योंकि अब वोल्टास वगैरह सब चलना शुरू हो चुकी हैं, तो मुझे लगता है कि शायद ये चलेगी। अगर आप ये इसको क्या टारगेट हम रखें? जैसे मैं भी होल्ड कर रही हूँ, पर बहुत टाइम हो गया है, तो ये तो अच्छा 1600 से चलिए, ही मैंने बस 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 हाँ, ऐसे ऐसे क्वेश्चन पे मुझे बहुत मजा आता है मैम। बहुत ही अच्छी बात बता दी मैम आपने। मुझे एक चीज बताइए, बहुत टाइम कितना हुआ है आपका?
सर वो बहुत टाइम तो ये हो ही गया है, मतलब नहीं, बहुत टाइम जैसे बताए, मैं जानना चाहता हूँ वो बहुत टाइम कितना, प्लीज वो साल में बताइए। मतलब 1.5 इयर्स तो हो गए जैसे ये, बस क्योंकि सेकंड वेव के बाद से उसके बाद कोई हाँ मैं मोमेंटम समझ गया, हुआ मैं नहीं बस इसमें यही है। बिल्कुल भी। क्या कितने लोगों को लगता है स्टॉक ओन करने के लिए 1.5 साल बहुत टाइम हो गया? हाउ मेनी, रेज योर हैंड। स्टॉक ओन करने के लिए 1.5 साल बहुत टाइम हो गया, कितने लोगों को लगता है? प्लीज बताइए मुझे, मैं जानना चाहता हूँ। नहीं फिर जी, वो ना 1.5 साल तो बहुत नहीं होता, लेकिन जब 1.5 साल तक कोई मूवमेंट नहीं होती ना, तब लगता है कि यार 1.5 साल हो गया, हो कुछ नहीं गया। हुआ। सर सारे भाग रहे हैं, बस वही नहीं भाग वही रहा है, तो तो लगता है कि हाँ ये पैसा फ्रस्ट्रेशन हो कहीं और जाता लगा। है कि यही देख यही देख तो के। सारा, यही तो ग्रीड एंड फियर का खेल है ना, आप खुद बता रहे हैं। यही सारा ग्रीड एंड यार, वो आपने देखा है ना फियर तो है। हाँ ठीक है मैम, यू आर राइट, आप गलत नहीं है। मैंने बताया ना, जिस माइंडसेट में आप हैं उस माइंडसेट से निकालना मेरा काम है, उसी प्रयास में मैं लगा हुआ हूँ। ये उसी तरह है जैसे आपका यहाँ पे फास्टैग की लाइन होती है, आप कार से खड़े हैं, अगली वाली लाइन आगे बढ़ रही है, आप वाली नहीं बढ़ रही, आपका मन करता है इसमें से निकल के इसमें चले जाएं, फिर लगता है इसमें से निकल के, और जिस लाइन में जाते हैं फिर वो रुक जाती है, दूसरी वाली चलने लगती है। देखा है ऐसा सिचुएशन? मेरे साथ बहुत यस होता है सर, मुझे। यस यस सर बिल्कुल देखा है। तो यस सर। ये वैसा ही सिचुएशन है। प्लीज मेरा हम्बल रिक्वेस्ट है, 1.5 साल कुछ भी टाइम नहीं है। प्लीज ऐसे किसी स्टॉक में, मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, इफ यू वांट टू अंडरस्टैंड दिस प्लेटफॉर्म एज फाइनेंशियल लिटरेसी प्लेटफॉर्म, तो मैं कहूंगा ऐसे किसी स्टॉक को मत बाय करिए जिसको खरीदने के बाद आप कम से कम 5 साल सोच कि इसको मुझे बेचना, बिक जाए वो 5 महीने में। मैंने बहुत सारे व्यक्ति दिखाए हैं जो लोग मुझसे जुड़े हुए हैं, उनको पता है 2 महीने में, 4 महीने में, 5 महीने में, 10 महीने में हम लोग बेच देते हैं, कई बार ट्रेडिंग वाले जो हम लेते हैं। लेकिन अगर आप स्टॉक को बाय करने के बाद 5 साल मिनिमम होल्ड नहीं कर सकते, बिकॉज 5 साल में एक साइकिल हमारी लगभग पूरी हो जाती है, तो प्लीज वो दुनिया का कैसा भी, जैसे अभी मैंने आज बजाज फाइनेंस की स्टॉक बताया, हो सकता है अगर 2 साल चले ही ना, और चले ही ना, आपको फिर वैसे फीलिंग आने लगे, प्लीज उसको कभी बाय मत करिए, उस पैसे को रखे रहिए, वेट करिए 1.5 साल 2 साल को प्लीज। मैं आपको बता रहा, अभी याद है किसी को पेज इंडस्ट्री याद है? याद है ना? यस सर। अब जी मजा, सर। अब बढ़ रहा बहुत है, अच्छा प्रोडक्ट, हाँ। मजा आ रहा है अब। यस सर। कैसे नीचे जा रहा था, आई होप 1 साल से रुला ही रहा था सबको। अब लोगों को, अब आज भी मेरे पास मैसेज आया था, सर पेज इंडस्ट्री दोबारा करेक्ट होगा, आज आया था मेरे पास ये मैसेज, तो 1-1.5% आज गिरा भी है थोड़ा, तो ये होगा, इस चीज को आप मान के चलिए, इस चीज को। तो इसलिए वर्लपुल, देखिए वर्लपुल को आपको देखना है तो कैसे देखना है, क्या ये अच्छा स्टॉक है, कहीं ये खराब तो नहीं हो गया है, ये चीज आपको देखना चाहिए, नो डाउट। इसको देखने का तरीका देखिए, आप इसका आरओसी आरओई देखते हैं तो आपको बहुत कम लगता है, लेकिन कुछ डेटा, अगर ये स्टॉक खराब हो गया है, प्रमोटर की होल्डिंग को देखिए मैम, किसने पूछा था, मैम आप देखिए प्रमोटर को देखिए, यस सर 75%। प्रमोटर कहता है क्या खराब स्टॉक खराब हो गया, सबसे पहले किसको पता चलेगा, आपको या प्रमोटर को? प्रमोटर को ऑब्वियसली। प्रमोटर कहता है जी मैं तो 0.01% शेयर भी नहीं बेचूंगा। क्या उसको दिख नहीं रहा होगा ये आरओई 6% हो गया है? उसको पता होगा ना क्या रीजन है, इसका एक वैलिड रीजन है, इसका वैलिड रीजन है, वो रीजन उसको पता है। अगर आप एक्सप्लोर कर पाए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं कर पाए तो कम से कम, मैंने कहा ना, आगे चलते हैं, पी के टर्म में देखते हैं। अभी तो खैर ये बहुत तेजी से भी कुछ दिनों में बढ़ा है, इसलिए आपको ये देखिएगा, अगर आप देखेंगे तो ये बहुत तेजी से अभी बढ़ा है ये। यस सर बड़ा है सर अभी हाँ, कुछ डेज तो में ना, आपको पता ट्रेडिंग होगा डेज 1200-1300 पे था, 1600 हो गया, इसलिए मैंने कहा कि अभी कोई नहीं खरीदेगा। प्लीज ऑल ऑफ यू, आई एम वार्निंग कि इस समय आप नहीं खरीदेंगे, ठीक है, क्योंकि वो हो सकता है अभी थोड़ा सा करेक्शन आए दोबारा। अब यहाँ पे देखिए जरा, इस चीज को देखिए जरा, आज के 2 साल पहले 10.5% शेयर करीब करीब रिटेलर्स के पास थे, आज वो 9.5% हो गए। यानी पब्लिक से आपको लग रहा है शेयर खराब है, और जनरल पब्लिक से बड़े लोग खरीद रहे हैं, चाहे वो एफआईआई है चाहे डीआईआई है, जो उन्होंने बढ़ाया हुआ है, क्योंकि प्रमोटर का तो 75 का 75 है। क्या आपको लगता है कि जो बड़ी बड़ी फर्म्स हैं वो रिसर्च नहीं कर पा रही हैं, प्रमोटर्स रिसर्च नहीं कर पा रहे हैं, वो शेयर को नहीं बेच रहे हैं, और हमें बेच देना चाहिए? क्या आपको ऐसा लगता है मैम? बोलिए बोलिए। नो सर नो सर। इसलिए बिग कंपनीज दे नो बेटर, उनका तो बहुत एक्सपर्ट्स है, रिसर्च टीम है पूरी। तो अगर वो लोग खरीद रहे हैं स्टॉक को, देखिए मैंने हमेशा कहा स्टॉक कब आपको बेचना शुरू कर देना चाहिए, एकदम जिस स्टॉक को
पब्लिक के पास ऑफलोडिंग होने लगे, पब्लिक के पास, उस स्टॉक से आपको दूर रहे हैं। आजकल पता नहीं, मैंने देखा नहीं है, मैं देखना चाहता हूँ इन सब स्टॉक्स में क्या हो रहा है। मैं थोड़ा एक दिन रिसर्च करूंगा तब आऊंगा। जैसे आजकल एक स्टॉक है बहुत तेजी से भाग रहा है, मजगांव डॉक, बहुत तेजी से भाग रहा है। ऐसे देखते हैं जरा। आज भी भागा था सर 11%, 8% आ गया। क्या कह रहे हैं सर? 11% आज भी भागा था सर ये। हाँ भागा था ना। अब अगर आप इसको देखेंगे, 2020 में पब्लिक के पास ये 0% था। खैर 2020 में इस कंपनी नहीं थी शायद, ये बाद में लिस्ट हुई है। और ये 11% है। खैर अभी इस स्टॉक में तो अभी और मार्केट में बिकना है, इसका मतलब 84 है ना, ये अभी मार्केट में और बिकेगी। एक और स्टॉक आज, एक कौन सा, कोचिन शिपयार्ड, ये तो अभी कोचिन शिपयार्ड सर, कोचिन सेम। मैं देखता हूँ ऐसे आप लोग को दिखाने के लिए। मैं एग्जांपल अगर दिख जाए तो, क्योंकि आपने, मैम ने क्वेश्चन पूछा तो मैं उसको रिलेट करके दिखाना चाहता हूँ। ये देखिए, ये कंपनी को देखिए जरा ध्यान से। इस कंपनी को अगर लॉन्ग टर्म में देखते हैं तो भी पब्लिक के पास, अगर आप लेटेस्ट 2-3 क्वार्टर को देखते हैं तो भी आपको समझ में आएगा कि इस रेट पे, जो रेट आपको दिख रहा है, इस रेट पे पब्लिक के पास इसकी ऑफलोडिंग शुरू हो गई है। देखिए जरा, दिसंबर में 16% था, मार्च में 17 हो गया, जून में 18 हो गया। दिख रहा है आप लोग को? ये जो रेट आपके भागे हैं इधर लेटेस्ट में, ये जो लेटेस्ट ये जो रेट भागे हैं, देखिए सीधे इस रेट पे इस स्टॉक को पब्लिक को बेचा जा रहा है, पब्लिक के पास ऑफलोडिंग हो रही है और पब्लिक खरीद रही है। इसको खरीदने दीजिए जी, कोई बात नहीं। अल्टीमेटली इसमें पब्लिक ही फंसेगी, अल्टीमेटली इस स्टॉक में लास्ट में जाके पब्लिक फंसेगी, और जो ऐसे रेट पे फिर उसके बाद वो चलेगा ही नहीं, परेशान हो जाएगी और बाद में उसको सस्ते रेट्स में बेचेगी। ये होता है। ये मैंने आपको एग्जांपल मैंने अभी सर्च करके दिखा दिया कि ये जब भागने लगते हैं ना स्टॉक, 15% भाग रहे हैं, 20% भाग रहे हैं, उस 15% भाग रहे हैं तो उसे खरीद कौन रहा है? क्या उसे प्रमोटर खरीद रहा है? अगर 15% भाग रहे हैं, प्रमोटर खरीद रहा है, तो भी आप एक बार सोचिए, हाँ जी कुछ ना है, चलो खरीदते हैं, देखते हैं, तब आप सोचो। मैं नहीं कह रहा खरीदो, तब आप सोच सकते हो। लेकिन अगर कोई स्टॉक में 20-20% का अपर सर्किट लग रहा है और उस अपर सर्किट में जो खरीदने वाले हैं, एक दिन लगा ठीक है, किसी फंड ने बाइंग की, वो समझ में आती है, लेकिन कभी 15% भाग रहे हैं, कभी 8% भाग रहे हैं, कभी 10% भाग रहे हैं, और जब आप डिलीवरी देखते हैं तो पता चलता है कि जी ये सारा जो है, जो शेयर होल्डिंग है, वो पब्लिक की तरफ धीरे धीरे जा रही है। तो आपको उस चीजों से आपको समझ में आ जाना चाहिए कि हो क्या रहा है एक्चुअली। ठीक है जी। हाँ जी तुषा बोलो। थैंक यू सर, थैंक यू। जो आपने स्टॉक बताया, दोबारा उसमें बोलो। एकदम से बीच में से सर, जो अभी आपने स्टॉक अभी देखा था, जो अभी हम लोग देख रहे थे, कोचिन शिपयार्ड। यस सर। सर हाँ, उसके चलो। बीच में FIIs और DIIs का शेयर बहुत तेजी से बढ़ा था अभी लास्ट में, और उसके हाँ बाद चलो देखते हैं, FIIs और कब की बात DIIs कर रहे हो, कम हो कब गए। की बात कर रहे हो, कहाँ बढ़ा है आपको इसमें? सर FIIs और DIIs FIIs एंड DIIs 2% सर ये से 2022 2023 में बढ़े और फिर 2023 जून में अच्छा, कम हो गए। 22 में आप कह रहे हो कि बढ़े हैं, और फिर 20, चलो एक बार प्राइस देख लेते हैं 22 में हुआ क्या था। देखो जरा, यहाँ पे क्या हुआ था, यहाँ पे क्या हुआ था, ऊपर से क्या हुआ था, नीचे आया था, दिख रहा है आपको? 400 से आया था जब ये आई, इट वाज 600 से कहाँ आया, 400। तो क्या हुआ, FII DII ने खरीदा, उनके लोग रिसर्च कर पाए कि किस रेट पे सस्ता है, तो उन लोगों ने खरीदा। और अब जब ये 600 से 1200 हुआ तो FII DII क्या कर रहे हैं, वो तो बेच रहे हैं। खरीद कौन रहा है, खरीद कौन रहा है? पब्लिक खरीद रही है सर। तो समझ में आ रही बात आपको, कैलकुलेशन समझ में आ रही बात? तो वो वैल्यूएशन करते हैं, उनको वैल्यूएशन समझ में आता है कि हाँ जी 400 की 600 की चीज 400 हुई, जो मैंने पी वगैरह देखा, उन्होंने अपना देखा होगा, पी देखा, पीपी देखा, जो भी देखा, 600 से 400 हुआ, उनको सस्ता दिखा, उन्होंने खरीदा, फिर वो 600 दोबारा 600 हुआ होगा, 700 हुआ होगा, वो बेच रहे हैं। 1000 हुआ तो कौन एंटर कर गया, जनरल पब्लिक। जनरल पब्लिक खूब, इसमें जितनी बाइंग हो रही है इस समय ना, जनरल पब्लिक बाइंग कर रही है। उनको लग रहा है कि ये कंपनी भी चंद्रयान की तरह ऊपर जाएगी, पता नहीं। या रेलवे, आज भी टीवी में कहीं आ रहा था कि ये सारे G20 वाले आ रहे हैं, अब यहाँ से अमेरिका तक रेल चलेगी, पता नहीं क्या होगा। मतलब ठीक है, चलेगी,
ये सारी रेलवे कंपनियां इंडिया की, मतलब अगर सोचिए कि अगर यहाँ से अभी डिस्कशन हो रहा था कि अमेरिका रेल जाएगी, पता नहीं क्या करेंगे, अमेरिका रेल जाएगी तो आप मतलब ये कैसे होगा कि इंडिया की कंपनी उस रेल को बनाएगी? वो अमेरिका की कंपनी भी तो रेल बना सकती है, रेलवे चलना है तो वो अमेरिका की कंपनी इंडिया को रेल बनाएगी तो वो कनेक्ट नहीं होगा, कनेक्टिविटी का वो भी तो हो सकता है। कहीं नहीं थॉट प्रोसेस, पता नहीं क्या है, कैसे रेल चलेगी, क्या होगा, मुझे नहीं पता। हो रहा है डिस्कशन, समुद्र में से ट्रेन जाएगी, क्या होगा, ठीक है। तो ऐसा ही है। और दे वर टॉकिंग अबाउट एशियन कंट्रीज ओनली, लेकिन मैं तो बता रहा हूँ कि अगर वहां तक भी चलेगी किसी भी, तो उसमें तो हर कंट्री का पार्ट होगा, किसको कितना मिलेगा, उसके बाद गवर्नमेंट कंपनीज है वो कितना डिविडेंड देंगी, क्या ऑर्डर होगा। ये अच्छा, एक कंपनी को अभी कुछ, एक कंपनी थी जिसको 3,000 करोड़ का ऑर्डर मिला और उस दिन उसका 3,000 करोड़ से मार्केट कैप बढ़ गया। आपको एग्जांपल बता, 3,000 करोड़ का किसी कंपनी को ऑर्डर मिला और उसी दिन उस कंपनी का, गवर्नमेंट कंपनी की बात बता रहा हूं, 3,000 करोड़ से मार्केट कैप बढ़ गया। आप समझिए, पहली बात तो 3,000 करोड़ का ऑर्डर मिला, वो ऑर्डर एग्जीक्यूट होगा नहीं होगा, मैंने, अगर आप पास्ट को पेपर्स पढ़ते यही होता है कि आप कितनी बार ऑर्डर मिलते हैं और कितनी बार वो कैंसिल होते हैं, आपको शायद इस बात का आइडिया नहीं है। अगर मिल गया तो वो एग्जीक्यूट हो जाएगा, वो बना देगी, उसका प्रोडक्ट एक्सेप्ट हो जाएगा, फिर उसका फंड रिलीज हो जाएगा, उस 3,000 करोड़ में कितने का वो प्रॉफिट करेगी? 100 करोड़, 200 करोड़, 300 करोड़, 500 करोड़, 10%, 15%, 20%, यही मार्जिन होगा। लेकिन 3,000 करोड़ से मार्केट कैप बढ़ गया, केवल ऑर्डर मिलते ही, ऑर्डर मिलते ही। तो ये दिस इज द वे लेमैन, दिस इज द वे पब्लिक जो है हम डिसीजन लेते हैं। तो अगेन आई एम क्लोजिंग दिस सेशन टुडे, आई विल बी वेटिंग फॉर द फीडबैक, यू हैव टू राइट योर फीडबैक, you have to tag on your social media, Twisha, then Noor and Aman, they will be watching you and they will be announcing सितंबर का हम अनाउंस करेंगे, बाकी 2 पहले का भी करना है त्विषा, तो हर महीने हम लोग एक पर्सन का अनाउंस करेंगे हु इज गोइंग टू विन, ठीक है। हाँ सर, सैटरडे संडे अभी हमारा ऑफ है ना, तो हम तीनों मिलके मतलब बताते हैं। You all three have to decide। हम लास्ट सैटरडे संडे ऑफ द मंथ में हम डिसीजन ले लिया करेंगे। विल इट बी गुड? हाँ सर, ओके, थैंक यू वेरी मच everyone, थैंक यू। यस त्विषा बोलो। Is this finally a concept from Sunil sir classes that we'll announce the student of the month? स्टूडेंट ऑफ द मंथ कर देते हैं, क्या दिक्कत है? एंड you want to be the part of that, लेकिन you are the part of jury ना, तो you can't be। No, I'll कुछ कर देंगे आप लोग के लिए भी, हम लोग करें, डोंट वरी, वी विल डू समथिंग। ये इस बात पे डिपेंड करेगा कि आप लोग कितना जस्टिस के साथ अपने डिसीजंस लेते हो, तो ऑन द बेसिस ऑफ दैट वी विल डू समथिंग फॉर यू। ओके, चलो, ओके, बाय, थैंक यू Thank you, sir. Thank you, sir. थैंक यू।